भाग 2। काली का उदय। और तीर उसके लिए नहीं था, यह उस नागा की ओर निर्देशित था जिसने कल्कि को जंजीरों से पकड़ रखा था। यह नागा की खोपड़ी पर लगा, जिससे वह पीछे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही एक और तीर दूसरे नागा पर छोड़ा गया, रथ हवा में घूम गया। कल्कि को बांधने वाली जंजीरें ढीली हो गईं और उसे मजबूत महसूस हुआ, इसलिए उसने तीसरे नागा को खींच लिया और उसे जोर से मुक्का मारा। जब उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो उसने जंजीरें तोड़नी शुरू कर दीं, लेकिन असफल रहा। उनकी नजर उस लटके हुए रथ पर गई जिसे सोमा चला रहा था, जिसके पीछे से ऊर्जा से भरपूर नीला धुआं निकल रहा था। एक सीढ़ी नीचे फेंकी गई, जिसे कल्कि ने पकड़ लिया। और यही वह समय था जब कल्कि को एहसास हुआ कि मार्तंजा पूरी गति से उसकी ओर दौड़ रहा था। उसे मार दो। काली अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। और वह सुंदरता मेरे पास लाओ। रथ पर तीर चलाए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। एक उसका अगला भाग तोड़ने में सफल रहा, लेकिन वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। हालांकि अब जब कल्कि ने सीढ़ी का किनारा पकड़ रखा था, तो उसे एहसास हुआ कि मार्तंजा करीब है। जल्दी ऊपर आओ, सोमा इसे हमेशा के लिए हवा में नहीं रहने देगा। रथ के अंदर से अर्जुन चिल्लाया। आपने यह कैसे किया? कल्कि ने जवाब में चिल्लाकर कहा, और साथ ही भगवान के प्रेम के लिए आगे बढ़े। कृप इसे सोमा द्वारा ईंधन से चलने वाला विमान कहते हैं। हमें बस रथ के अंदर पत्थरों को जलाना था, जिससे कि उनकी शक्ति जारी हो सके। हमें बस एक ऐसा रथ ढूंढना था जिसमें कोई घोड़ा न हो। और हाँ, हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। कल्कि मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जंजीरें शायद रथ को नीचे खींच रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उसे उस भारी धातु से छुटकारा पाना होगा जो अभी भी उसके शरीर से चिपकी हुई है। मुझे वापस नीचे जाना है, अन्यथा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। एक क्षण यहीं रुको। कल्कि वापस जमीन पर गिर गया और नागा पर हथियार ढूंढने लगा। और जैसे ही वह मृत नागा की ओर आगे बढ़ा, उसकी कुल्हाड़ी पकड़ ली। मार्तंजा प्रकट हुआ। गांव का लड़का। राक्षस मुखिया को डांटा। यह कैसा जादू है? कल्कि को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए, लेकिन तब स्पष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मार्तंजा एक मुड़े हुए ब्लेड के साथ आगे आया जिसके कई शंक्वाकार किनारे थे। वह कल्कि की कुल्हाड़ी पर बार बार प्रहार करने लगा। कल्कि ने पीछे से कलाबाजी मारी। जंजीरें उसे और उसकी ऊर्जा को खत्म कर रही थीं। जैसे ही कल्कि पीछे मुड़ा तो बड़ा ब्लेड उसके चेहरे पर आ लगा। तेजी से चलते हुए उसने मार्तंजा के घुटनों पर कुल्हाड़ी मारी। मार्तंजा उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन वह खून पोंछते हुए फिर खड़ा हो गया। यह इतना तेज था कि कल्कि इसके चारों ओर अपना सिर नहीं लपेट सका। मुझे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत के रूप में उपयोग करने की जरूरत है। जंजीरों के प्रयोग से उसने इसे इतनी तेजी से चलाना शुरू कर दिया कि जंजीर ने जबरदस्त गति पकड़ ली। और फिर उसने उन जंजीरों को मार्तंजा के चेहरे पर भेज दिया। उन्होंने तेजी से उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। वह पीछे गिर गया और फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद कल्कि ने कुल्हाड़ी चलाई और उसे लोहे की जंजीरों पर मारना शुरू कर दिया। और उसने काली की चीख सुनी, उसे जाने मत दो। कल्कि ने मुड़कर देखा तो परिषद के सभी न्यायाधीश और जूरी खड़े हो गए थे। यहां तक कि नागरिक भी इस तरह के हंगामे और मनोरंजन से आश्चर्यचकित और उत्साहित थे, हूटिंग कर रहे थे। कल्कि ने अपने टखने के बंधन से बाहर निकलने से पहले अपनी चेन का पहला हिस्सा तोड़ दिया और फिर दूसरा, लेकिन वह देख सकता था कि मार्तंजा अब उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे भी साथ लो। कल्कि की नजर नीचे गई और उसे एहसास हुआ कि यह दुरुक्ति ही थी जो उसके पास पहुंची थी। कृपया मुझे लें। कल्कि ने एक पल के लिए कली के अत्याचार के बारे में सोचा और वह उसे दूर ले जाकर अपने क्रोध से कैसे बचाएगा। लेकिन फिर शंबाला के सभी गांव के लोगों के साथ साथ लक्ष्मी की भी मृत्यु हो गई। वह उसके यहां होने का कारण थी, लेकिन उसे दोष देना बंद करना पड़ा। कल्कि ने सिर हिलाया। अगर कोई व्यक्ति है जो अभी काली की मदद कर सकता है, तो वह आप हैं। उसे बचाएं। और यदि आप कर सकते हैं तो उसे बदल दें। आप मुझे यहां नहीं छोड़ सकते। कृपया, उसने हाथ जोड़ते हुए विनती की। वह मुझे मार डालेगा या कुछ बुरा करेगा। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। कल्कि ने उसका चेहरा पकड़ा और सीधे उसकी ओर देखा। मैं वापस आऊंगा। हर चीज के लिए धन्यवाद। उसने उसके गालों को चूमा और फिर उसे पकड़कर सीढ़ी की ओर तेजी से बढ़ गया। उसके पास दुरुक्ति का चेहरा देखने का समय नहीं था। और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि मार्तंजा सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था। रथ मंच के ऊपर का क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ गया। एक तेज,
क्षणभंगुर छलांग के साथ मार्तंजा पोडियम से सीढ़ी की ओर लपका। उसकी छलांग इतनी ऊंची थी कि वह सीढ़ी के किनारे को पकड़ने में सक्षम था। इससे रथ तेजी से झुक गया, लेकिन फिर भी वह चलता रहा और यह उस क्षेत्र से बच गया जहां मुकदमा चल रहा था और उत्तर की ओर निकल गया। कल्कि शीर्ष पर चढ़ रहा था, लेकिन मार्तंजा तेज था। रस्सी पर एक हाथ रखकर उसने कल्कि के पैर पकड़ लिए और उसे हटाने की कोशिश की। कल्कि ने उसे लात मारने का फैसला किया, लेकिन यह काम नहीं आया। उसने अपने पैर पकड़ लिए और अपने दांतेदार नाखून कल्कि के पहले से ही चोटिल टखने में गड़ा दिए। कल्कि दर्द से कराह उठा और उसने अपनी बची हुई ताकत से उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से उड़ता हुआ रथ एक ऊंची इमारत के ऊपर से जा रहा था और मार्तंजा लुढ़कते हुए उस पर गिर गया। कल्कि और मार्तंजा ने तिरस्कार की दृष्टि साझा की, जबकि वह अपने हथियार के साथ वहीं रुका रहा। ऊपर आओ, अर्जुन ने पुकारा। कल्कि ने दांत पीस लिए। मुझे इसे खत्म करना होगा। मुझे एक हथियार फेंको। क्यों? बस इसे फेंक दो। कल्कि ने ऊपर देखा और अर्जुन को तलवार उछालते हुए देखा। कल्कि ने इसे लपक लिया। इसे म्यान में लपेटा गया था ताकि ब्लेड उसके हाथ से कट न जाए। इसे ठीक से पकड़ो। रथ को यहीं रहने दो, कहीं लगाम लगाओ। इस पर लगाम लगाओ। अर्जुन की आवाज चीख उठी। यह किस दुनिया में ऐसा दिखता है जिस पर लगाम लगाई जा सकती है? आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं? कल्कि ने अपने होंठ भींच लिए। मैं इसे समाप्त करने की योजना बना रहा हूं। अर्जुन ने अवज्ञा में अपना सिर हिलाया, लेकिन कल्कि सीढ़ी से कूद गया और वह मिट्टी की इमारत की ऊपरी सतह पर जा गिरा जहां मार्तंजा खड़ा था। कल्कि जमीन पर लुढ़क गया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उसकी आंखें नीचे थीं, उसके बाल उसकी कंपटी पर लटक रहे थे। जैसे ही वह आगे आया, उसने म्यान को दूर फेंक दिया। मार्तंजा ने भी उस पर हमला किया। तुम्हें वापस क्यों लौटना पड़ा, कायर? मार्तंजा मुस्कुराया। उसके दांत काले हो गए थे और उसकी आंखों में पिछली बार के विपरीत, जब वह दुरुक्ति को देखकर भी घबरा जाता था, एक प्रकार की गहरी ऊर्जा आ गई थी। तुमने मेरे लोगों को मार डाला। मैंने किया। उस लड़की ने मुझे भी बताया। उसने रुकने को कहा, लेकिन तुम नहीं रुके। मार्तंजा ने कंधे उचकाए। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था, बेटे। क्या तुम नहीं करोगे? मेरे लोगों के पास भी अपना दिमाग है। आप इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। उसने तुरंत कल्कि पर हमला कर दिया। कल्कि ने अपनी तलवार से उसे विचलित कर दिया। मार्तंजा पीछे हट गया। उसके पैर चतुराई से चल रहे थे और साथ ही अगर मैं अब वापस जा सका तो मैं उस खूनी गांव में जो कुछ भी था उसे पाने के लिए सभी के साथ बलात्कार और हत्या कर दूंगा। सोमा, मैं देख सकता हूं कि यह आपके दिमाग को संक्रमित कर रहा है। कल्कि ने आगे आकर उसके ब्लेड पर ब्लेड मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह तेज था। ऐसा नहीं है। यह मुझे मजबूत बनाता है, मार्तंजा ने कहा जब वह अंततः कल्कि पर हमला करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन कल्कि को पता था कि कहां रुकना है और उन्होंने ऐसा किया। उसने इसे फिर से टाल दिया। तेज हवा में धातु के टकराने की आवाज गर्जना कर रही थी जब मार्तंजा ने अपनी तलवार से कल्कि को काबू करने की कोशिश की, जब तक कि कल्कि ने उसे घुटने नहीं टेक दिए। मार्तंजा पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए वापस गिर गया। कल्कि आगे आया और उसने फिर से अपनी तलवार मार्तंजा के अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन इससे वह नहीं रुका और उसने तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब सामान्य नहीं हूं। कल्कि ने सिर हिलाया। अगर कोई व्यक्ति है जो अभी काली की मदद कर सकता है तो वह आप हैं। उसे बचाएं, और यदि आप कर सकते हैं तो उसे बदल दें। आप मुझे यहां नहीं छोड़ सकते। कृपया, उसने हाथ जोड़ते हुए विनती की। वह मुझे मार डालेगा या कुछ बुरा करेगा। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। कल्कि ने उसका चेहरा पकड़ा और सीधे उसकी ओर देखा। मैं वापस आऊंगा। हर चीज के लिए धन्यवाद। उसने उसके गालों को चूमा और फिर उसे पकड़कर सीढ़ी की ओर तेजी से बढ़ गया। उसके पास दुरुक्ति का चेहरा देखने का समय नहीं था, और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि मार्तंजा सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था। रथ मंच के ऊपर का क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ गया। एक तेज क्षणभंगुर छलांग के साथ मार्तंजा पोडियम से सीढ़ी की ओर लपका। उसकी छलांग इतनी ऊंची थी कि वह सीढ़ी के किनारे को पकड़ने में सक्षम था। इससे रथ तेजी से झुक गया, लेकिन फिर भी वह चलता रहा और यह उस क्षेत्र से बच गया जहां मुकदमा चल रहा था और उत्तर की ओर निकल गया। कल्कि शीर्ष पर चढ़ रहा था, लेकिन मार्तंजा तेज था। रस्सी पर एक हाथ रखकर उसने कल्कि के पैर पकड़ लिए और उसे हटाने की कोशिश की। कल्कि ने उसे लात मारने का फैसला किया,
लेकिन यह काम नहीं आया। उसने अपने पैर पकड़ लिए और अपने दांतेदार नाखून कल्कि के पहले से ही चोटिल टखने में गड़ा दिए। कल्कि दर्द से कराह उठा और उसने अपनी बची हुई ताकत से उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से उड़ता हुआ रथ एक ऊंची इमारत के ऊपर से जा रहा था और मार्तंजा लुढ़कते हुए उस पर गिर गया। कल्कि और मार्तंजा ने तिरस्कार की दृष्टि साझा की, जबकि वह अपने हथियार के साथ वहीं रुका रहा। ऊपर आओ, अर्जुन ने पुकारा। कल्कि ने दांत पीस लिए। मुझे इसे खत्म करना होगा। मुझे एक हथियार फेंको। क्यों? बस इसे फेंक दो। कल्कि ने ऊपर देखा और अर्जुन को तलवार उछालते हुए देखा। कल्कि ने इसे लपक लिया। इसे म्यान में लपेटा गया था ताकि ब्लेड उसके हाथ से कट न जाए। इसे ठीक से पकड़ो। रथ को यहीं रहने दो, कहीं लगाम लगाओ। इस पर लगाम लगाओ। अर्जुन की आवाज चीख उठी। यह किस दुनिया में ऐसा दिखता है जिस पर लगाम लगाई जा सकती है? आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं? कल्कि ने अपने होंठ भींच लिए। मैं इसे समाप्त करने की योजना बना रहा हूं। अर्जुन ने अवज्ञा में अपना सिर हिलाया, लेकिन कल्कि सीढ़ी से कूद गया और वह मिट्टी की इमारत की ऊपरी सतह पर जा गिरा जहां मार्तंजा खड़ा था। कल्कि जमीन पर लुढ़क गया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उसकी आंखें नीचे थीं, उसके बाल उसकी कंपटी पर लटक रहे थे। जैसे ही वह आगे आया, उसने म्यान को दूर फेंक दिया। मार्तंजा ने भी उस पर हमला किया। तुम्हें वापस क्यों लौटना पड़ा, कायर? मार्तंजा मुस्कुराया। उसके दांत काले हो गए थे और उसकी आंखों में पिछली बार के विपरीत, जब वह दुरुक्ति को देखकर भी घबरा जाता था, एक प्रकार की गहरी ऊर्जा आ गई थी। तुमने मेरे लोगों को मार डाला। मैंने किया। उस लड़की ने मुझे भी बताया। उसने रुकने को कहा, लेकिन तुम नहीं रुके। मार्तंजा ने कंधे उचकाए। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था, बेटे। क्या तुम नहीं करोगे? मेरे लोगों के पास भी अपना दिमाग है। आप इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। उसने तुरंत कल्कि पर हमला कर दिया। कल्कि ने अपनी तलवार से उसे विचलित कर दिया। मार्तंजा पीछे हट गया। उसके पैर चतुराई से चल रहे थे। और साथ ही, अगर मैं अब वापस जा सका तो मैं उस खूनी गांव में जो कुछ भी था उसे पाने के लिए सभी के साथ बलात्कार और हत्या कर दूंगा। सोमा, मैं देख सकता हूं कि यह आपके दिमाग को संक्रमित कर रहा है। कल्कि ने आगे आकर उसके ब्लेड पर ब्लेड मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह तेज था। ऐसा नहीं है। यह मुझे मजबूत बनाता है, मार्तंजा ने कहा, जब वह अंततः कल्कि पर हमला करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन कल्कि को पता था कि कहां रुकना है और उन्होंने ऐसा किया। उसने इसे फिर से टाल दिया। तेज हवा में धातु के टकराने की आवाज गर्जना कर रही थी जब मार्तंजा ने अपनी तलवार से कल्कि को काबू करने की कोशिश की, जब तक कि कल्कि ने उसे घुटने नहीं टेक दिए। मार्तंजा पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए वापस गिर गया। कल्कि आगे आया और उसने फिर से अपनी तलवार मार्तंजा के अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन इससे वह नहीं रुका और उसने तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब सामान्य नहीं हूं। स्पष्ट रूप से। कल्कि ने तलवार वापस खींच ली जबकि मार्तंजा ने उसके हाथ पर लगे खून को चाटा। मेरे पूर्वजों का मानना था कि रक्त में पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो एक योद्धा को अंडे देता है। क्या इसीलिए वे स्वयं इतने विचित्र दिखते हैं? कल्कि मुस्कुराया। मजाकिया बनने की कोशिश आपको इस वास्तविकता से भागने में मदद नहीं करेगी। आप यहां मेरे साथ फंस गए हैं। कल्कि ने अपने पैर अलग करके तलवार घुमाई। आप गलत हैं। आप मुझसे फंस गए हैं। और फिर कल्कि मार्तंजा की ओर बढ़ते हुए आगे आए। वह उसकी त्वचा के अंदर गहराई तक वार करने में सक्षम था और उसी समय मार्तंजा ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसके नाखून उसमें गड़ गए क्योंकि वे दोनों इमारत के किनारे से गिर गए। कल्कि को अपने बालों पर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह एक झोपड़ी में गिर गया है। उसने मार्तंजा को देखा, जो तब तक पहले से ही खड़ा था और कल्कि से दूर जा रहा था, जमीन पर लड़खड़ा रहा था, अपने आधे अधूरे पैरों को घसीट रहा था, चिल्ला रहा था और अपने आप में बड़बड़ा रहा था। कल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके शरीर का हर जोड़ दर्द कर रहा था। वह विश्वास नहीं कर सका कि यह कितना बुरा दर्द था। कल्कि ने चक्कर लगाया और महसूस किया। उसकी धुंधली दृष्टि वापस ध्यान पर लौट आई कि मार्तंजा की तलवार उसके शरीर में घुसी हुई थी। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था और नागरिकों का ध्यान खींच रहा था जो उसे घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। मार्तंजा शायद ठीक होने के लिए अपने किले की ओर वापस जा रहा था, लेकिन दोबारा नहीं। कल्कि ने हथियार व्यापारी की ओर देखा जिसकी दुकान उसने नष्ट कर दी थी। मैं माफी चाहता हूं, दोस्त, उसने उस आदमी से कहा जिसने उस पर भौहें चढ़ा ली।
तभी कल्कि की नजर उस धनुष बाण पर पड़ी जो साधारण बांस से बना था लेकिन खून से सना हुआ था। यह वैसा नहीं था जैसा उसने अपने सपनों में भगवान राघव के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन यह शंबाला की लड़ाई के दौरान बनाए गए के समान था। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? उस पर व्यापारी हंस पड़ा। कल्कि को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ा दिया। वह सड़क के किनारे बैठ गया, उसके पैर मजबूती से टिके हुए थे, उसका हाथ सीधा था और उसकी एक आंख बंद थी। उसने अपनी इंद्रियों को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और भगवान विष्णु की धीमी प्रार्थना के साथ कल्कि ने तीर छोड़ दिया। वह सीधा चला गया, मार्तंजा की खोपड़ी पर प्रहार करते हुए उसकी खोपड़ी को तोड़ता हुआ और अंततः उसे धराशायी कर दिया। कल्कि ने जितनी तेजी से चलने की कोशिश की, उसके घावों ने मार्तंजा को देखने की कोशिश की जो गटर के पास लेटा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखें बेजान थीं। रात की घटनाओं के कारण बने गड्ढे पर हल्की चांदनी चमक रही थी। गहरी सांस लेते हुए कल्कि को एहसास हुआ कि वह पहली बार जीत गए हैं। जिस दिन उसके भाई की मृत्यु हुई उस दिन मनसा रोई नहीं थी। उन्होंने वादा किया था, चाहे एक दूसरे को कुछ भी हो जाए, वे आंसू नहीं बहाएंगे, वे मजबूत होंगे और जवाबी लड़ाई लड़ेंगे। और मनसा वासुकी की हत्या के बाद से ही ऐसा कर रही थी। यह काली की स्पष्ट साजिश थी जिसमें कुबेरा और वेदांत ने उसकी सहायता की थी। लेकिन अब जो उसने कल देखा था, निलंबित मशीन नहीं बल्कि यक्ष और मानव राजा की विनम्र प्रकृति, उसके बाद वह एक बात के बारे में निश्चित थी। वे काली के खिलाफ बोलने से डरते थे, जैसे कि वे जानते हों कि वह क्या करने में सक्षम है। वे उसके सामने उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मनसा को पता था कि वे मौका मिलते ही उसे मारने की साजिश रच रहे होंगे। मनासा उस कैदी, गांव के लड़के को पकड़ने के प्रति संवेदनहीन था। यह दिखाने का उसका तरीका था कि वह चुपचाप लेटकर काली से प्रभुत्व नहीं लेगी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि कैदी कौन था। हालांकि स्पष्ट रूप से वह काली के लिए महत्वपूर्ण था और उसने मनसा को सांसारिक अदालती कार्यवाहियों से अधिक आकर्षित किया। वह जानती थी कि उसे काली के बारे में कुछ करना होगा, लेकिन शायद उसे कुबेरा और वेदांत को अपने पक्ष में लेना होगा। समस्या यह थी कि कुबेरा चाहे कुछ भी हो, मनसा से ठीक से बात भी नहीं करता था। उसका पक्ष लेना तो दूर की बात थी। यक्षों और नागों के बीच युद्ध प्राचीन था, जो कई सौ साल पुराना था। इस बात की कोई शुरुआत नहीं थी कि वे एक दूसरे से नफरत क्यों करते थे, लेकिन कुबेरा ने उनकी मणि चुराकर मनसा जनजाति के लिए एक द्वेषपूर्ण काम किया था जिसे जनजाति सबसे अधिक महत्व देती थी। मनसा आसन पर बैठी थी, उसके वस्त्र जमीन पर लटके हुए थे जबकि छाया दीवारों पर बनी हुई थी। मनसा को पता था कि वासुकी की मृत्यु का मतलब होगा कि नागपुरी के अधिकांश रईस प्रमुख पद के लिए लड़ेंगे। उसे वापस लौटना पड़ा और वासुकी के सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। क्या उसे लड़ना चाहिए या बदला लेना चाहिए? यह सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला था। मनसा ने अपना हाथ अपनी कंपटी पर रखा, सोच समझकर सोच रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह गिरती हुई धूल और ईंटों का था। उसकी आंखें घूम गईं, हाथ उस खंजर की ओर बढ़ गया जिसे उसने अपनी बेल्ट से खोल रखा था और उसे दुश्मन की ओर इशारा कर रहा था जो खिड़की से बाहर आया था। दुबली और पतली मुद्रा में, शॉल से चेहरे को छुपाने वाली शॉल और उसके चांदी जैसे बालों से यह आकृति परिचित लग रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी जासूस और हत्यारी पद्मा थी। चांदी के बाल ऊपर से बंधे हुए थे और उसकी करधनी से एक थैली लटकी हुई थी जिसमें वह अपनी सभी प्राचीन मुद्राएं रखती थी। उसके शरीर पर तेज खंजर म्यान में थे और वह उसकी कमर और जांघों पर लटक रही थी। तुम मुझे यह सूचित करने के लिए एक नोट भेज सकते थे कि तुम आ रहे हो। तुम्हें छुपकर अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, प्रिय। मनसा पद्मा को देखकर मंदमंद मुस्कुराई। मैंने अभ्यास किया। प्रश्न यह है कि किस लिए? पद्मा एक दृढ़निश्चयी लड़की थी जो मनसा को अपने बारे में याद दिलाती थी जब वह छोटी थी और एक योद्धा बनने के लिए उत्सुक थी। राक्षसों के विपरीत, जो अपनी महिलाओं को वश में करते थे, नागाओं की समानता की प्राथमिकताएं सीधी थीं। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही युद्ध कला सीखनी चाहिए। लेकिन मनसा अपने उत्साही रवैये की परवाह किए बिना अपनी विकलांगता के कारण पीछे रह गई। मनसा ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि पद्मा गुस्से में थी। गलत क्या है? पद्मा ने कहा, मैं कल वहां थी, मुकदमे में। मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें अपने इन बालों के साथ कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। मनसा ने अपने विचित्र बालों की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं ही रथ चला रही थी। रथ विज्ञान और जादू की एक कुशल प्रस्तुति थी। वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि पद्मा का इस बारे में बोलने का कोई इरादा नहीं था।
पद्मा ने कहा, मुझे पता है कि यह सब बहुत चौंकाने वाला और अच्छा था, लेकिन यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप जाने कि आपने मुझसे जो कहा था मैंने वही किया है। क्या? मैंने काली की मांद को जला दिया जहां वह जड़ी बूटियां रखता था। पद्मा की बात सुनकर मनसा प्रसन्न होकर उठ खड़ी हुई। वह यूरिनिन को गले लगाना चाहती थी, लेकिन तब वह इसके लिए बहुत गंदी थी। मेरे प्रिय। शाबाश प्रिय। उसने सुना था कि मुकदमे और दुर्घटना के बाद काली का गुस्सा और भी बदतर हो गया था जब उसे एहसास हुआ कि शहर के दूसरे हिस्से में कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसे वह प्रिय मानता था। यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके कदम तेज थे और वह अशांति के बारे में अधिक चर्चा करने के बजाय भाग निकला। वेदांत और कुवेरा ने एक दूसरे से बात की और जब मनसा ने उन्हें देखा तो कुवेरा पीछे मुड़ गया और उसके पास अब अपनी कष्टप्रद विजयी मुस्कान नहीं थी। वह तमतमा रहा था और वह डर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कली का कितना तिरस्कार करती थी, जो उदास और कुरूप हो गया था। वह कुबेर को ठीक से वश में करने के लिए उसे बधाई देती थी, लेकिन वे जड़ी बूटियां नहीं थीं, वे पत्थर थे। उसने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा। अब वह सोच समझकर चल रही थी। नीला रंग, बिल्कुल मणि या नीलमणि की तरह। नागमणि? वह क्या है? मनसा ने कहा, भगवान शेष द्वारा प्रदत्त शक्तिशाली पत्थर। वे हमारे लोगों को शायद ही कभी मिले हों और जो हमें मिला वह हमारे मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। पद्मा ने अपना सिर हिलाया जैसे उसके विचार भ्रमित हो गए हों। मैं उस सब के बारे में नहीं जानता। मैंने बस आपको यह बताने के बारे में सोचा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया और सोने के सिक्कों के लिए मैं उन्हें ले आया। मनसा ने थैली की ओर हाथ बढ़ाया, तभी पद्मा की आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, मुझे अब कोई फैंसी सिक्के नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मनसा ने अपना सिर घुमा लिया। हाँ दोस्त, मैं जानना चाहता हूं कि वेदांत को सबसे प्रिय क्या है। मनसा स्थिर होकर विचार करती रही। पद्मा ने यह सब एक कारण से किया, वह वेदांत के पीछे थी। उन्होंने तब इसका खुलासा नहीं किया था और अब भी उनका निहितार्थ प्रत्यक्ष से बहुत दूर है। और फिर आप इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? मनसा ने धीरे से उकसाया। यही मेरी चिंता है। वह निश्चल बनी रही। मनसा जानती थी कि वह पद्मा को विदा कर सकती है और सफल होने पर वह वेदांत को पंगु बना सकती है, जैसा उसने पहले किया था। ठीक है, मनसा ने सिर हिलाया। उसका नाम उर्वशी है, उनकी इकलौती बेटी। खिड़की के पास से निकलने से पहले पद्मा मनसा की ओर देखकर मुस्कुराई। मुस्कान स्वीकृति की थी। उसे योजनाओं के बारे में सुनने की परवाह नहीं थी और भगवान की कृपा से यदि वह सफल हो जाती तो मनसा का सिरदर्द कम हो जाता। यदि वह ऐसा नहीं करती तो मनसा को अपने लिए एक और जासूस ढूंढना होगा। देर रात मनसा को परिषद की बैठक के लिए बुलाया गया था। यह अजीब था कि उसके सोने के घंटों की जगह काम के घंटे आ गए थे, लेकिन अपनी तरफ से 2 नागा सैनिकों के साथ वह सरकारी भवन में उन कक्षों की ओर बढ़ी जहां आमतौर पर बैठकें होती थीं। दरवाजे खुलते ही मनसा को एहसास हुआ, हालांकि पूरी जगह आग की मशालों से जगमगा रही थी, लेकिन वहां कोई आत्मा नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर वह आगे चली गई, जहां मेज के रूप में उपयोग की जाने वाली चट्टान की पटिया रखी हुई थी। वो खाली था, पूरी तरह अलग थलग। यहां पर क्या हो रहा था? और तभी वह पलटी और उसने देखा कि उसके 2 रक्षकों के दिलों में तलवारें घुसी हुई थीं और उनके गले फट गए थे। यह इतना अचानक हुआ कि मनसा के पास अपने कपड़े फिसलने और फर्श पर लड़खड़ाते हुए भयावह दृश्य को देखने का समय नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके लोगों के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि 2 इंसान थे जो मुकदमे में माफ कर दिया गया और राजा वेदांत की सेना में सेवा करने के लिए कहा गया। यह एक और चाल थी। तभी एक मानव ने पूरे कमरे में मनसा की ओर खंजर चला दिया। यह महसूस करते हुए कि उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है और छिपने के लिए कहीं सुरक्षित नहीं है, उसने अंतः विनाश को रोकने की कोशिश करते हुए अपना हाथ अपने सामने रख दिया, लेकिन कुछ न हुआ। सैनिक हैरान थे। जैसे ही मनसा ने उन्हें देखते हुए अपनी आंख खोली, उसे एहसास हुआ कि खंजर उसके लंगड़े हाथ में फंस गया है, जिसमें कोई नस नहीं थी। तुरंत मनसा ने अपने हाथ से खंजर खींच लिया और उसे वापस फेंक दिया। इस बार वह आसानी से मानव के सिर में घुस गया। दूसरा उस पर हमला करने आया, जितना जोर से चिल्ला सकता था, लेकिन मनसा सैनिक को भ्रमित करते हुए लुढ़क गया। उसने अपना सांपमुठ वाला खंजर निकाला और सैनिक का घुटना काट दिया। वह अपने घुटनों के बल गिर गया और फिर मनसा ने सिपाही की पीठ में जोरदार वार कर उसे मरोड़ दिया। मनसा उठ खड़ी हुई, जिससे उसके दिल की धड़कन शांत हो गई और वह लापरवाही से गेट के बाहर चली गई। वह अलंकृत गलियारे में खड़ी होकर गलियारे के दूसरे छोर को देख रही थी,
जहां कोको, विकोको और कुछ अन्य मानव सैनिक खड़े थे, यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह इस मुठभेड़ से जीवित बच न जाए। काली उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद यह मुकदमे के बारे में था और कैसे मनसा ने उसे हर रुख पर ललकारा था। वह चाहते थे कि वह कुबेरा और वेदांत की तरह अभिनय करे, सेवाभावी और विनम्र, लेकिन वह हिली नहीं। धीरे धीरे छाया में वह गलियारे से बाहर की ओर सरकती हुई चली गई, जबकि कोको और विकोको को अब तक एहसास हो गया होगा कि उसने अपने हथियारों को हरा दिया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि वह इस इमारत से बाहर निकलने के वैकल्पिक रास्ते भी जानती थी। लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते पर आई जो इमारत के लिए अलग निकास की ओर जाता था, उसने देखा कि वह बंद था। तभी उसने ऊपर की मंजिल पर सैनिकों के तेज कदमों की आवाज सुनी, जो शायद उसकी तलाश में फैल रहे थे। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह मोटे, बैंगनी पर्दों से छुपी हुई खिड़की की ओर बढ़ी। उसने किनारों को छुआ और नीचे देखा। यह इंद्रगढ़ का एक सुंदर दृश्य था, जहां उसके अपने लोगों द्वारा कड़ी सुरक्षा और गश्त की जाती थी। उसने नीचे देखा और जलाशय की सतह पर लहरदार लहरें देख सकी। वह यहाँ है, एक सिपाही ने पुकारा। ओह, स्वर्ग और नरक! मनसा ने खुद को खिड़की से नीचे धकेल दिया। वह अनाज की भारी बोरी की तरह पानी में गिर पड़ी। एक पल के लिए उसका शरीर असहाय महसूस हुआ। उसकी दृष्टि घासफूस और मछलियों के कारण अवरुद्ध हो गई। उसकी आंखें गंदे पानी में तब तक जलती रहीं जब तक उसने अपना सिर पानी से बाहर नहीं निकाला। वह सांस लेने के लिए हांफने लगी। वह तैरने लगी, यह महसूस करते हुए कि कोको और विकोको यहीं नहीं रुके थे। उन्होंने तेल लगे कपड़े में लपेटकर तीर चलाए, जिन्हें उन्होंने जलाया और पानी में छोड़ दिया। उनमें से एक मनासा के करीब गिरी, लेकिन वह उससे बच गई और जितना संभव हो सके तैरकर किनारे तक पहुंच गई। वह किनारे पर आराम कर रही थी। उसके बाल चिकने और गंदे पानी के कारण झुक गए थे। वह जानती थी कि वह यहां नहीं रह सकती। सबसे अच्छा विकल्प यह था कि वह भागे और वहां भागे जहां वह सुरक्षित रहेगी। मनसा जानती थी कि काली को धमकाना और उसकी अवहेलना करना तार्किक रूप से इसी का कारण होगा, लेकिन वह कभी नहीं जानती थी कि वह खुले में ऐसा करने की हिम्मत करेगा। वह एक बदला हुआ और बदतर इंसान था। अपने शहर नागपुरी में उसे यह भी नहीं पता था कि चीजें कैसी थीं। वह पिछले कुछ समय से दूर थी। उसने अपनी भरोसेमंद चचेरी बहन कद्रू को चीजों की देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया था। मुझे आशा है कि अभी भी सब कुछ ठीक है। वहां बहुत से लोग थे जो उससे नफरत करते थे, लेकिन बहुत से लोग उससे प्यार भी करते थे। वह जानती थी कि उसे अब क्या करना है, क्योंकि वह सांस लेने के लिए हांफ रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थीं। वह दोबारा इंद्रगढ़ लौटेंगी और इस बार वह अकेले वापस नहीं आएगी। पद्मा ने वेदांत के किले की ओर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन वह अपने तथाकथित साथियों को पकड़ने की उम्मीद में रत्री के घर के लिए निकल गई। वह अभी भी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विचार करने के लिए समय चाहती थी। दुखद बात यह थी कि वह उर्वशी को कम से कम शक्ल से तो जानती थी। उसने उसे दोस्तों और गार्डों की मंडली के साथ बाजार में घूमते देखा था, और इस थोड़े से ज्ञान ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश को थोड़ा और व्यक्तिगत बना दिया। जब वह अंदर गई तो उसने रत्री को कुमार के साथ कुछ चर्चा करते हुए देखा, जबकि बाला उसके पास आया, उसे थपथपाया और शायद उससे माफी मांग रहा था। पद्मा गलियारे के दूर वाले छोर पर चली गई, जहां उसकी मुलाकात कृपा से हुई, जो पद्मा को देखकर मुस्कुराते हुए एक मग सुरा का स्वाद ले रहा था। आप काफी खुश लग रहे हैं। पद्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह आदमी हास्यास्पद था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसे हंसाने की थी। कृपा ने कहा, बस जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद ले रही हूं बेटी। और पेय कुछ ऐसी चीज है जो आपको बहुत कम मिलती है, लेकिन आप उनका भरपूर आनंद लेते हैं। उसने छुपकर पद्मा की ओर देखा। क्या आप पैकिंग नहीं कर रहे हैं? हम थोड़ी देर में निकलेंगे, शायद आधी रात को या उसके बाद। जा रहे हैं? उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उसे यह काम था, उसे अभी यहीं रहना था। लेकिन फिर अपना बदला लेने के बाद उसे पता नहीं था कि वह क्या करेगी। मैं यहीं शहर में रहूंगा। कृपा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम पागल हो लड़की। तुम वह सबसे अच्छी चीज हो जो हमारे साथ घटित हुई है। ध्यान रखो, मेरा मतलब है तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने हमें वह रथ ढूंढा था और उसमें आग लगाने के लिए पत्थरों को रखने के लिए उसमें 2 छेद खोदे थे। तुम सब जानती थी इसका। पद्मा शर्म से मुस्कुराई। आप सभी को मेरे बिना जीवित रहने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि यह कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह आवश्यक है। और साथ ही पैकिंग की बात करें तो आप स्वयं इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं।
मैं भौतिकवाद में विश्वास नहीं करता, लड़की। वह अपना पेय पीते हुए मुस्कुराया। पद्मा हंसी, उसे वहीं छोड़कर। जब वह अपनी आखिरी ड्यूटी के लिए सामान पैक करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ी, तभी एक अन्य परिचित चेहरे अर्जुन ने उसे रोक दिया। लंबा और मांसल, हालांकि कल्कि जितना नहीं। उसका घाव लगभग ठीक हो गया था, अब उसके चेहरे पर गुस्से से लाल दाग जैसा दिख रहा था। लेकिन हर बार जब वह मुस्कुराता था तो कोई भी खोए हुए बीते दिनों से उसकी मासूमियत का अंदाजा लगा सकता था। तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? उसने धीरे से पूछा। क्या इससे फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें इसकी चिंता करनी चाहिए। अर्जुन के होठों पर मुस्कान नाच रही थी। वह तथाकथित उद्धारकर्ता कल्कि को बचाने में सक्षम होने पर खुश था, लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा जानने की परवाह नहीं थी। वह बकवास में विश्वास नहीं करती थी। मैंने तुम्हें कृपा से बात करते हुए सुना। तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते। रत्री भी ठीक नहीं है। तुम मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों हो? तुम उसे भी जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि वह रुका। अगर रत्री चली गई तो दिक्कत हो जाएगी और निगाहें उस पर टिक जाएंगी। और साथ ही तुम एक मूल्यवान सदस्य हो। आओ हमारे साथ। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने होंठ भींच लिए और आंखें नीची कर लीं। जीवन में हर चीज का मूल्य के आधार पर आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, पद्मा। बदले में कुछ मांगना पद्मा को लगभग हास्यास्पद लगा, क्योंकि उसने अपना बोरा जस्ता विस्फोटकों से भर दिया था जो कृपा ने बचे हुए सोमा से बनाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने उनसे बेहद जरूरी होने पर ही इनका इस्तेमाल करने को कहा था। वह जानती थी कि उसे उनसे क्या लेना देना है। मुझे नहीं पता कि आप विस्फोटकों के साथ क्या करेंगे और मुझे आपसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आप अपना काम या कुछ भी नहीं कर लेते। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं। तब तक शायद काली तुम्हें ढूंढ ले। उसे रत्री की कोई परवाह नहीं है। दिन के अंत में वह उसके लिए सिर्फ एक लाइब्रेरियन है। पद्मा रुक गई। मेरा नाम पद्मावती है। वह नहीं जानती थी कि उसने उसे अपना पूरा नाम क्यों बताया। यह कुछ ऐसा था जो उसने रत्री के साथ भी साझा नहीं किया था। शायद यह उसकी कोमल, नाजुक आंखें और उसके सम्मान और बुद्धिमत्ता से बात करने का तरीका था। उसके मन में उसके प्रति कुछ आत्मीयता थी, अन्य लोगों के विपरीत जिनके साथ वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। यह एक दक्षिणी नाम है। उसने हाँ में सर हिलाया। मैं दक्षिण से हूं, हाँ। क्या आप अपनी विरासत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? उसके मन में उसे बताने का विचार आया, लेकिन वह चुप रही। आदिवासियों के खिलाफ उत्तर और दक्षिण के बीच समझौते के दौरान मैं और मेरे भाई, हम पलायन कर गए। वह भी काला समय था जब उसके भाइयों को वेदांत के पागलपन को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं तुम्हें आने के लिए कहता हूं क्योंकि उसे नियंत्रण में रखने के लिए तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। तुम कभी कभी चतुर हो, लेकिन आम तौर पर एक चतुर महिला हो। पद्मा ने आह भरी। आप सभी कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? उत्तर, दंडक की ओर, और वहां से महेंद्रगिरी की ओर। वह बर्फीला क्षेत्र है। हाँ, उसे बर्फ से नफरत थी। मुंह बनाते हुए उसने सिर हिलाया। मैं इसे देखूंगा। लेकिन क्यों? हम कल्कि के उद्धारकर्ता होने का मजाक नहीं उड़ा रहे थे। वह वास्तव में है। आपने उसे देखा है। पद्मा ने देखा था कि कैसे कल्कि मार्तंजा के खिलाफ नर्वस लड़ाई के अलावा अपने चारों ओर लोहे की जंजीरों को कुशलता से प्रबंधित करने में सक्षम था। लेकिन फिर भी कुछ तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए, और उसने इसकी तलाश की। मैं इसे देख लूंगा, अर्जुन। अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई और आखिरी बार उसे देखने के लिए पीछे मुड़ने से पहले बाहर चला गया। तुम्हारे पास जो कुछ है, विस्फोटक, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक मिशन होगा। लेकिन जितना मैंने देखा है, वह एक भयानक चीज है, और भगवान द्वारा इसका अक्सर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम होगे किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना जो आपको सही लगता है। मेरे पिता की हत्या एक म्लेच्छ ने की थी, और मैं उनसे तब तक नफरत करता था जब तक मैं दत्तात्रेय से नहीं मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उनके जैसे आदमी पर दया आएगी, लेकिन मुझे उस महिला पर दया भी आई जिसने हमारी भूमि पर आक्रमण किया था। वह मन ही मन मुस्कुराया। नफरत करना आसान है, लेकिन माफ करना मुश्किल है। अगर अधिक लोग नफरत करें तो मुझे यकीन है कि हम एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया में रहेंगे। और उसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। भारी मन से पद्मा ने बैग उठाया और कंधे पर लटका लिया। वह नहीं जानती थी कि अभी क्या महसूस करना है। उसने घर बसाने के बारे में सोचा।
उसे सोचना और प्रतिक्रिया देनी थी। सोचिए और प्रतिक्रिया दीजिए। सोचो और। अर्जुन ने पहली बार थोड़ी सी शराब पी और छत पर जलती मशालों की छाया को देखकर अपनी इंद्रियों को शांत किया। अर्जुन ने 2 बार पलकें झपकाईं, यह महसूस करते हुए कि कमरे में वह जिस आसन पर बैठा था वह थोड़ा हिल गया था। वह आराम से मुड़ा और पाया कि कल्कि नींद से जाग चुका है, धीरे धीरे उठ रहा है। अपनी वाइन को किनारे रखकर अर्जुन उसकी मदद के लिए आया और कल्कि ने उसकी पसलियों को पकड़ लिया। वह बहुत तेजी से इतना परिपक्व हो गया था। कल्कि की घनी दाढ़ी थी जो उसके चेहरे पर जंगली घास की तरह उगी हुई थी, आंखें थकी हुई थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, कोड़े की मार से पलकें और लाल धब्बे। ऐसा लगा जैसे कल ही वे खेत में बैठे थे, डूबते सूरज को देख रहे थे, मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को कोहनियां मार रहे थे, कहानियां सुना रहे थे। वे भाई थे, खून से अलग हो गए थे लेकिन प्यार से जुड़े हुए थे। शंबाला एक दूर का सपना था और वह चाहता था कि वह वापस लौट सके, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह खत्म हो गया है, कम से कम अभी के लिए। उनकी मां मंदिर में थीं और अर्जुन ने उन्हें एक नोट लिखकर बताया था कि वे ठीक हैं। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि वे कहाँ हैं, अन्यथा वह चिंतित हो जाती। अर्जुन अपने माता पिता से झूठ बोलने वाला आखिरी व्यक्ति था, लेकिन उसे झूठ बोलना पड़ा। परिस्थितियां उसे इस मामले में मजबूर कर रही थीं। यह हमेशा वही होता है जिसकी आप कभी अपेक्षा नहीं करते। हमेशा निर्दोष को ही बुराई के सामने गिरना पड़ता है, वह निर्दोष जिसे बुराई के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। धन में जमा व्यक्ति आसानी से भ्रष्ट हो सकता है, विनम्रता ही एक नायक बनाती है। कल्कि ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। क्या वह शराब है जिसकी गंध मुझे आ रही है? उसने उदास होकर पूछा। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। वह क्या मुझे भी कुछ मिल सकता है? अर्जुन हंसे और उसके लिए कुछ डाला। कल्कि ने कांपते हुए इसे अपने हाथ में लिया, इसे एक बार में निगल लिया और प्याला अर्जुन को लौटा दिया। कल्कि ने ऊपर नहीं बल्कि समय के साथ खुरदुरी हो चुकी अपनी हथेलियों की ओर नीचे देखते हुए कहा, लक्ष्मी हमेशा वह मुझे देखती थी। वह रुका। मैं यह स्वीकार करना नहीं भूल सकता कि वह मर चुकी है। लेकिन फिर मां ने कहा था, सिर्फ इसलिए कि वे मर चुके हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे आसपास नहीं हैं। अर्जुन ने अपने बड़े भाई के सिर को थपथपाया जब वह विपरीत दिशा में बैठा उस अच्छे आदमी को देख रहा था जो वह बन गया था। मुझे स्वीकार करना होगा कि आप बड़े हो गए हैं, एक से अधिक तरीकों से। कौन कहता है? कल्कि मुस्कुराया। सभी लोगों में से आपको यह नहीं कहना चाहिए। परीक्षण पर उड़ते हुए रथ को ले जाना, वह कृपाचार्य का विचार था। वह एक रहस्यमय आदमी है। कल्कि ने अपना सिर घुमाया और कृपा को देखा जो गलियारे के पास दरवाजे पर खर्राटे ले रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़ने से पहले अपने होंठ चबाए। मुझे यह कहना चाहिए, लेकिन मुझे डर है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही पागल हो रहा हूं। कल्कि ने कहा, पहली प्रवृत्ति कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं एक म्लेच्छ से मिला। कल्कि की नजरों में बदलाव आ गया था, इसलिए उन्होंने काम जारी रखा। उसने मुझे बताया कि एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें शंबाला पर हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी? तुम्हें लगता है कि कृपा ने मेरे पिता को मारने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था? शायद, या बस अपहरण कर लो। हत्या शायद मजबूरी में हुई है। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है जिसने उसके भाई को बचाने में मदद की थी। कल्कि भावहीन रहे। यह अनिश्चित है, कोई सबूत नहीं है। क्या वह आदमी कृपा को पहचान सकता है? वह मर चुका है, हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। कल्कि इस व्यंग्य पर हंसे। अर्जुन ने भी किया। यह एक दयनीय उपहास की ध्वनि थी जो कमरे में गूंज रही थी। दुनिया विडंबनाओं और असुरक्षाओं से भरी थी। हम शायद केवल एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, और बाला और नई लड़की। नई लड़की? कल्कि भौहें चढ़ाए हुए सोच रहा था। हाँ, अर्जुन ने आह भरी। उसका नाम पद्मा है। उसका बाहरी हिस्सा सख्त है, लेकिन अंदर कहीं सोने का दिल है। मैं यह जानता हूं, मुझे यकीन है। मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। मैं कृपा का ध्यान रखूंगा। हम बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, आप सही हैं, लेकिन वह एक बात के बारे में सही है। आपको अवतार के तरीके सीखने के लिए पहाड़ियों पर जाने की जरूरत है। आप यहां नहीं बैठ सकते। आपको काली को हराना होगा। वह पागल होता जा रहा है और उसके पागलपन की कोई सीमा नहीं है।
अर्जुन देख सकता था कि कल्कि सोच रहा था। शंबाला का एक युवा लड़का दुष्ट अवतार से लड़ना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह जीवन में सरल सुख चाहता था। शंबाला कैसी है? टूट गया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। हम तुम्हें बचाने के लिए चले गए। क्या हम कभी लौटेंगे? मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम करेंगे। कल्कि इस सवाल को टाल रही थीं और यह साफ दिख रहा था। अर्जुन आगे की ओर झुक गया। सुनो, उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि यह कठोर लगेगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ वादा करने की जरूरत है। क्या? मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप समझते हैं कि हम एक खतरनाक रास्ते पर हैं और आप अच्छी तरह से सोची समझी योजनाएं अपनाएंगे और सुरक्षित रहने की कोशिश करेंगे। हम अपना आराम क्षेत्र छोड़ रहे हैं। हम वहां से बाहर हैं और हमें इसकी जरूरत है। तैयार रहें सबसे बढ़कर। के लिए? अर्जुन ने पलकें झपकाईं। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप आगे बढ़ेंगे, सीखने के लिए जाएं और जो बनना आपकी किस्मत में है वह बने। इसे गले लगाओ। अपने आप को पीछे मत रोको जैसा कि तुमने किया था शंबाला। आप हारते रहेंगे। एक व्यक्ति को खोना और दुनिया की रक्षा करना ठीक है, वापस करना? क्या होगा यदि वह व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने रखता है? अर्जुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कल्कि अपने तरीके से सही थे। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो। रुकना मत, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो लौट आओ और अधर्म से लड़ो। आपको अलौकिक चीजों के बारे में बात करते हुए सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने विश्वास करने के लिए काफी कुछ देखा है। कल्कि हंसी। ठीक है, मैं वादा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन ने पास जाकर अपने भाई को गले लगाया। वे तब तक आलिंगन में बंद रहे जब तक कि अर्जुन दोबारा भरा हुआ प्याला लेकर खिड़की के पास नहीं आ गया। मैंने देखा कि तुमने उस महिला को चूमा जिसने हमारी जगह को नष्ट कर दिया। वह किस बारे में था? यह एक चुंबन था, भाई। कल्कि घबरा गई। और वह एक गलत समझी गई महिला है जिसे एक अहंकारी व्यक्ति ने फंसा लिया है। मैं उसे बचाना चाहता था लेकिन नहीं बचा सका क्योंकि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। कल्कि ने उन्हें असमंजस की दृष्टि से देखा। वह स्वयं विवादित थे और यह स्पष्ट था, या शायद मैं जानता था कि वह अकेली थी जो काली का मानवीकरण कर सकती थी। अच्छा करने की प्रक्रिया में, भाई, मुझे आशा है कि आपने उसका जीवन बर्बाद नहीं किया है। अर्जुन को काली की बहन के प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई, लेकिन कल्कि उसे जानती थी और कहानी का उसका पक्ष सुनने से पहले किसी के बारे में फैसला करने से बेहतर अर्जुन जानता था। जब कल्कि गहरे विचारों में डूब गया था, अर्जुन की नजरें शहर की ओर उड़ गईं, जहां उसे शॉल में ढंकी हुई एक छिपी हुई आकृति की काली छाया दिखाई दे रही थी। अर्जुन को पता था कि यह कौन थी, पद्मा। वह चली गई थी, भले ही उसने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। मैं वापस आऊंगा। अर्जुन ने कल्कि पर वाइन का गिलास फेंका। इसका आनंद लीजिए और अपने वादों पर कायम रहिए। कल्कि मुस्कुराए। उसे कमरे में छोड़ने से पहले अर्जुन ने भी ऐसा किया। अर्जुन के कूल्हों पर कमरबंद से एक दरांती लटक रही थी और वह अंधेरी सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। तेज रोशनी में हूटिंग करने वाले उल्लुओं और हवा में चमगादड़ों के साथ अर्जुन अपने चारों ओर के दृश्यों को देखकर घबरा गया। उसने पद्मा को अपने से दूर देखा, लेकिन फिर भी तेज चाल से चल रही थी। उस लड़की को कब पता चलेगा कि उससे भी बड़ी चीजें हैं? लेकिन तब वह उसकी कहानी नहीं जानता था और उसे आंकना फिर से गलत था। शायद यह एक आवश्यकता थी, जैसा कि सभी अर्जुन अनुमान लगा सकते थे। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने रात्रि गश्त करने वालों को चकमा देना शुरू कर दिया है, जो आश्चर्यजनक रूप से सामान्य नागा नहीं थे। गश्त करने वाले अधिकांश पुलिसकर्मी या तो मानव थे या यक्ष। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह मुख्य सड़क से दूर दूसरी गली में मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि वह शाही किले की ओर जा रही थी। यह वेदांत का किला था। उसने उसे कलाबाजी के साथ दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर जाते देखा। अर्जुन तेजी से दीवार की ओर बढ़ा और ईंट की दीवार के पार जाने की कोशिश की, हालांकि उसके टखने ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। उसने अपनी दरांती का उपयोग किया, उसे दीवार में गहराई तक घुसाया और फिर उसके साथ उसने खुद को ऊपर उठाया, किनारे को पकड़ लिया और अंत में शीर्ष पर पहुंच गया और दूसरी तरफ गिर गया। पास की झाड़ियों को हटाकर उसने किले के अंदर एक विशाल घंटाघर देखा, जिसके चारों ओर हथियारबंद सैनिक घूम रहे थे। शीर्ष। एक बार फिर अपनी सांसें पकड़ते हुए अर्जुन ने उसका पीछा किया।
उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह जो कर रहा था वह क्यों कर रहा था, लेकिन वह उसे बचाना चाहता था और यह भी देखना चाहता था कि वह क्या कर रही है। यदि वह पकड़ी गई तो उसके पास उसके साथ भागने का बेहतर मौका होगा। वह उपयोगी थी और उसने जो सीखा था उससे उपयोगी लोगों को जल्दबाजी में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कल्कि को पता चला तो वह सहमत नहीं होंगे। सच कहें तो अर्जुन के पास यहाँ आने के कई कारण थे और उनमें से कई उनके लिए मायने नहीं रखते थे। कृपा ने हमेशा उसे धोखा दिया, लेकिन पद्मा ने ऐसा नहीं किया। वह क्रूर और ईमानदार थी, कुछ ऐसा जो अर्जुन ने इस दुनिया में ज्यादा नहीं देखा था। और फिर उसने उसे मुख्य टावरों में से एक पर चढ़ते, ऊपर पहुंचते और रोशनी से छिपते हुए देखा। अर्जुन नीचे रह गई क्योंकि वह खिड़की के अंदर घुस गई थी। वह निकलना चाहता था, लेकिन फिर झाड़ियों में छिपकर उसने एक गार्ड को अपने सामने आते हुए देखा। वह स्थिर रहा और भगवान से आशा की कि वह पकड़ा न जाए। बाला प्रभावशाली नहीं थी। दरअसल वह किसी भी तरह से प्रभावशाली नहीं थे, और फिर भी उसने उसे एक दयालु व्यक्ति पाया। रत्री जानती थी कि वह उसे लगभग 1 दशक छोटा है और उसके मन में उसके प्रति कोई कामुक भावना नहीं थी। वास्तव में वे वैसे ही मित्रतापूर्ण थे जैसे वह कुमार के साथ थी, लेकिन घर में कई लोग उन्हें जोड़ा समझते थे, जो बेतुका था। फिर यह बाला की भी गलती थी, क्योंकि वह उसके सामने शर्माता था। हो सकता है कि वह उसे पसंद करता हो और उसे यह प्यारा लगता हो, लेकिन इसका प्रतिदान कभी नहीं होगा। उसके पास करने के लिए बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण कार्य थे, विशेष रूप से अब शहर में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए। जब उसे पता चला कि वे उसकी पीठ पीछे योजना बना रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गई थी। उसके पास नए ऑर्डर को खत्म करने की भव्य योजनाएं थीं, लेकिन इसका उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ अपने साथी को छुड़ाना चाहते थे। यह एक निरर्थक प्रयास था, जो इतना निरर्थक नहीं था क्योंकि भागने वाला एक भगोड़ा उसके घर के अंदर था, और यदि किसी ने उसे घर में घुसते देख लिया होता तो वह मर जाती। लेकिन उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसे लक्ष्मी की बहुत याद दिलाते थे। वह एक दयालु, साहसी आत्मा थी जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनती थी, और वे बिल्कुल ऐसे ही थे। वे बुरे लोग नहीं थे। उनके पास काम करने के अलग अलग तरीके थे, और उसे इसके लिए उन्हें जज नहीं करना चाहिए। पुराने आचार्य को छोड़कर वह हर दृष्टि से दुबला-पतला, नासमझ, गंदा, अनाड़ी और भयानक था। वह ऐसे आचार्यों से नफरत करती थी क्योंकि उनके पास कम ज्ञान था, और फिर उस ज्ञान का उपयोग गरीब ग्रामीणों को अपने बच्चों को उनके पास भेजने और कुछ सिक्के कमाने के लिए लुभाने के लिए किया जाता था। किसी पेड़ के आसपास शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। रत्री ने पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए अधिकारियों को कई पत्र लिखे थे, यहाँ तक कि आदिवासियों को भी खूब निमंत्रण भेजा था। उसे खुद को एक उदारवादी के रूप में चित्रित करते हुए अच्छा अभिनय करना था। मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाते तालाब में उसने नाम लिखा और कागजों पर हस्ताक्षर किए। तभी उसने कदमों की आहट सुनी। उसने ऊपर देखा तो यह कुमार नहीं था, यह बाला था। उसका लंबा, मोटा फ्रेम कमरे की अधिकांश जगह को कवर कर रहा था। रत्री के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि एक राक्षस के बराबर एक मानव कितना बड़ा हो सकता है। वह उसे नजरअंदाज करते हुए काम करती रही। वह वहीं खड़ा था, हाथ सामने थे, उसकी गदा आवाज कर रही थी और उसके किनारे फर्श पर हिल रहे थे। ओह, हर चीज के लिए धन्यवाद। रत्री ने सिर हिलाया। यह ठीक है। लक्ष्मी के दोस्तों के लिए कुछ भी। अगर कुछ और होता तो वह उन्हें बाहर निकाल देती। मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। रत्री को कुमार ने बताया था कि मेहमान अपने अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। रत्री को पूछने की परवाह नहीं थी। यह उसका व्यवसाय नहीं था। मैं भी। मुझे ऐसी आशा है। उसने मुस्कुराहट खींची। मुझे खुशी है कि आप मेरे प्रति ईमानदार थे। लेकिन वह क्यों था? वह बाकियों की तरह झूठ बोल सकता था। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूं। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन उसमें हल्की धार थी। दूसरों के लिए। वे तुम्हें बताने से डरते थे। रत्री ने तभी अपनी कलम रोक दी। और तुम नहीं थे? बहुत से लोग नहीं जानते। ओह, लेकिन मैं पहली बार में एक व्यक्ति को पहचानता हूं। और आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे थे जो हमारी मदद करेगा, बहुत कुछ करेगा और इसकी परवाह नहीं करेगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसे यह तथ्य पसंद आया कि वह वास्तव में समझ गया था। मैं नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। बेशक, और उन्हें पार करने से पहले हम वहां से निकलने की योजना बना रहे हैं। मुझे खुशी है, उसने और पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा। और इसके बारे में, ओह,
आपको इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। रत्री के गाल लाल हो रहे थे। लानत है, आपको यकीन है? उसकी आवाज चरमरा गई। वह घबराया हुआ था। मुझे यकीन है, मेरा विश्वास करो। रत्री ने उन सभी दिनों को याद करते हुए अपना सिर हिलाया जब ऐसा हुआ था। बाला के साथ उसने जो समय बिताया वह बुखार की तरह था। वह एक लापरवाह मूर्ख थी। वह हाल ही में बहुत शराब पी रही थी। शायद इसी तरह वह लक्ष्मी के लिए, परिवार न होने के लिए, यक्ष के साथ रहने के लिए शोक मनाती थी। उसका कोई प्रेमी नहीं था। निःसंदेह यह उसकी पसंद थी, लेकिन ऐसे दिन आते थे जब सितारे उससे बात करते थे और उसे पता चलता था कि वह भ्रमित हो रही है। उन रातों में से एक में बाला ने उसे पकड़ लिया था। वह छत पर किनारे पर खड़ी थी और इससे पहले कि वह गिरकर अपने हाथ पैर तोड़ पाती, उसने उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसने गलती से उसकी छाती को भी चूम लिया था, जिससे उसकी त्वचा पर अपने लाल होठों का निशान रह गया था। वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हिचकी लेकर खिलखिला रही थी। बाला उसे पकड़कर वापस उसके कमरे में ले गया और उसकी देखभाल की। हालांकि वह एक हट्टा-कट्टा आदमी था, फिर भी उसने रत्री को उसे चूमने की इजाजत नहीं दी। आप नशे में हैं। आप सीधे नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने उचित तर्क दिया था। और सुबह में उसने उसे सूप का एक कटोरा पेश किया था, यह दावा करते हुए कि यह हैंगओवर के लिए एक आजमाया हुआ इलाज है। मैंने क्या किया? वह अपने सिर की मालिश कर रही थी, ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे उसे याद नहीं है, लेकिन उसे याद आया। यह भयानक और शर्मनाक था। उसकी उम्र की महिला को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप हिल गए थे। अब आप ठीक हैं? वह धीरे से मुस्कुराए। और तब से जब भी खाली समय होता, बाला आकर उससे बात करती। और यह केवल छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं होगा। वह अपनी गहरी असुरक्षाओं के बारे में बात करेगा। और रत्री भी ऐसा ही करेगी। रत्री को उसके साथ इन्हें साझा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात वे उसके नशे में धुत होकर आपस में जुड़ गए थे। आप जिस पद पर हैं, वहां तक कैसे पहुंची, लेडी रात्रि? उसने पूछा था। इसके बारे में उसकी बुरी यादें थीं। मैं हमेशा से इतना शांत और गंभीर नहीं था। शंबाला में मेरी एक बहन थी, लक्ष्मी की मां, लेकिन सीखने के लिए मैंने एक लड़के के रूप में कपड़े पहने और गुरुकुल में पढ़ने के लिए निकल गई। तब लड़कियां नहीं थीं, शिक्षा की अनुमति दी गई। वास्तव में अब भी लड़कियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता। मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैंने अपने बाल काटे, अपने स्तनों पर पट्टी बांधी और यही मैंने सबसे ज्यादा सीखा। बाला ने मजाक में कहा था। मुझे आश्चर्य है कि किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके बीच इतना सुंदर लड़का कैसे हो सकता है। यद्यपि यह और भी बदतर हो गया। उसने नीचे देखते हुए आह भरी। गुरुकुल के बुरे दिन थे, विशेषकर अंत में, जब स्नान के दौरान आचार्य ने मुझे यह कहते हुए पकड़ लिया कि मेरा शरीर लड़के का नहीं बल्कि लड़की का है। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए मजबूर किया। मैंने उनसे विनती की। उसने मुझसे कहा कि मैं रुक सकती हूं, लेकिन मुझे उसने अपना सिर हिलाया। मुझे उसे खुश करना था। वह अब रो रही थी, जबकि बाला ने उसे कसकर गले लगाकर उसकी बुरी यादें दूर करने की कोशिश की। मैं उलझन में थी और टूट गई थी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं वहीं रुकी रही। रातें कष्टदायक थीं और मैं घर जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं वापस गया तो जो मैंने शुरू किया था उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं शहर जाकर किसी विद्वान से सीखना चाहता था। बाला की भौहें अब झुकी हुई थीं, चिंतित और थोड़ा क्रोधित। मुझे माफ करें। फिर आपने क्या किया? तो मैं एक रात उसकी झोपड़ी के अंदर गई और जब उसने मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया तो मैंने उसका गुप्तांग काट दिया। उसने उस भयानक स्मृति पर मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रभावशाली है। वह अपने घुटने पर हाथ मारते हुए हंसा। वह था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह एक तरह से खूनी था। मैंने सीख लिया है, लेडी रात्रि। मुझे सिर्फ रत्री ही बुलाओ। कोमल आंखों से बाला ने आगे कहा। मैंने सीखा है कि हम एक हिंसक दुनिया में रहते हैं, जो हिंसक पुरुषों और महिलाओं से घिरा हुआ है, जो हिंसक चीजें कर रहे हैं। यह अंधेरा है, खूनी है और मैं इसका आदी हूं। इसीलिए आप उनके साथ हैं? उसने अपने गिरोह को इशारा किया, जो दूसरे कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। दुनिया खूनी हो सकती है, लेकिन अभी भी आशा है और वे मुझे वह देते हैं। वे मुझे एक बेहतर कल का वादा करते हैं और एक निराशाजनक दुनिया में आशा रखना अच्छा लगता है। और फिर वह आगे झुका। मैं आपसे कहना चाहता था कि आप क्रोधित न हों।
बल्कि चीजों को जाने और उन्हें समझने की कोशिश करें। हमारा छिपाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब यह जरूरी है कि हम आपको बताएं। तभी से उसने योजना का खुलासा कर दिया था, क्योंकि उसे उस पर भरोसा था, और भरोसा करना अच्छा था, यहां तक कि एक सराय के गार्डमैन द्वारा भी। उसने कुमार को उन पर जासूसी करने, उनकी चाल जानने के लिए भेजा था, ताकि वे कोई मूर्खतापूर्ण गलती न करें। वह चाहती थी कि उसे कोई नुकसान न हो, लेकिन साथ ही वह यह भी नहीं चाहती थी कि बाला को कोई परेशानी हो। किसी से बात करके अच्छा लगा, लेकिन वह अब इसके लिए आसपास नहीं रहेगा। क्या मुझे आलिंगन मिल सकता है? क्या आप बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं? क्या तुमने ही मुझे सबसे पहले चूमा था? वह मैं नशे में थी, वह शर्मा गई। वो हंसा। तब तुम्हें याद है, तुम कितनी बुरी अभिनेत्री हो। रत्री ने आगे आकर अपना सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ रहे थे, उसके बालों से साबुन की खुशबू उसके नथुनों में फैल रही थी। वह उसकी लिपटी हुई बाहों के आसपास बहुत छोटी महसूस कर रही थी। आप जैसा दोस्त पाकर अच्छा लगा, उसने पीछे हटते हुए कहा। वह हमेशा की तरह लाल हो गया था। यह मेरे लिए भी वैसा ही है। मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आऊंगा और हम आम तौर पर जितना करते हैं उससे अधिक बात करेंगे। मैं तुम्हें यहां थिएटर दिखाऊंगा। क्या यह उबाऊ है? क्या मैं समझूंगा? रत्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ तुम सब कुछ समझ जाओगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रत्री ने कुमार को अपने छेद से बाहर निकलते और दरवाजे की ओर बढ़ते देखा तो उसका हाथ छोड़ दिया। रत्री ने कुमार को सीटी बजाई कि इसे तुरंत न खोलें। रत्री ने चुपचाप बाला की ओर सिर हिलाया और वह तेजी से पीछे चला गया, कल्कि को अपने कमरे से और कृपा को गलियारे से जगाते हुए वे नीचे चले गए। रत्री दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलकर देखा। तभी एक परिचित व्यक्ति उसे घूर रहा था। गंजा सिर, धंसी हुई आंखें और काली त्वचा। उसकी कमर के चारों ओर एक काली धोती लिपटी हुई थी और उसके तराशे हुए दुबले पतले शरीर पर एक काला वस्त्र लिपटा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि शहर का कमांडर था। हेलो, काली ने हाथ में पत्र दिखाते हुए चिल्लाया, जबकि वह अपने जुड़वां गार्डों के सामने खड़ा था। मुझे आपका निमंत्रण मिला। क्या मैं कुछ देर बात करने के लिए अंदर आ सकता हूं? एस्ट्रा, सोमा एस्को से बने विस्फोटक एक कपड़े में लपेटे गए थे। कृपा ने कहा था कि उसे इससे निकलने वाली पत्तियों को जलाना होगा, इसे एस्क तक पहुंचने देना होगा और फिर यह फट जाएगा। इससे उसे अपने लक्ष्य पर इसे फेंकने और एक बड़ा विस्फोट होने पर भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी लड़की को मारने के लिए इसे जलाना वह बोझ था जिसे वह खुद उठाती। लेकिन उसे वेदांत के कक्ष नहीं मिले जहां वह बम विस्फोट कर सके। शायद वह यहां किले पर था ही नहीं। हालांकि उसने अपने कमरे के बाहर बालकनी की मुंडेर को पकड़कर उर्वशी का कमरा ढूंढ लिया। वह उसकी धीमी आवाज सुन सकती थी। आप जा सकते हैं, उसने किसी से कहा। लेकिन राजकुमारी, राजा ने मुझसे ऐसा न करने को कहा है। मुझे परवाह नहीं है। आवाज बचकानी थी। तुम वहां बाहर रहो। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझे सोते हुए देखे। सैनिक ने विनती की। राजा मेरा सिर काट देगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी वैसा ही करूंगा। हाथापाई होने लगी। क्या मैं कम से कम खिड़कियां बंद कर सकता हूं? मुझे हवा पसंद है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस गर्मी में मर जाऊं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, राजकुमारी, वह फुसफुसाया। अच्छा, फिर चले जाओ। दरवाजा बंद था। पद्मा इंतजार कर रही थी, अभी भी किनारे से चिपकी हुई थी। उसकी उंगलियां कुछ आराम चाहती थीं, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा था। इंतजार करते समय उसे चुभन महसूस हो रही थी। लगभग 1 घंटा हो गया था जब उसे आखिरकार उर्वशी के कमरे से हल्के खर्राटों की आवाज सुनाई दी। वह ऊपर आई और अंदर कूद गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पैरों से आवाज न हो। उसने देखा कि उसके कमरे में जलती हुई मोमबत्तियों के बीच में किताबों का ढेर लगा हुआ था और एक चौकी से भी ऊपर एक खाट थी। पद्मा सांसें गिनते हुए, कोई शोर न करते हुए, उर्वशी की ओर चल पड़ी। उर्वशी, वह सुंदर थी, घुंघराले बालों के साथ। सोते समय वह देवदूत जैसी दिखती थी। पद्मा के विपरीत, वह इस दुनिया से अछूती थी। पद्मा के विपरीत, उसे बचपन का उपहार मिला था। जैसे ही उसके हाथ अस्त्र की ओर बढ़े, ईर्ष्या ने उसके विचारों को ततिया के डंक की तरह जहरीला बना दिया। क्या उसे उन्हें जलाकर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? वह इसीलिए आई थी। वेदांत की सबसे मूल्यवान चीज को नष्ट करना, उसे अंदर से मृत छोड़ देना। वह तो मौत से भी बदतर सजा होगी। वह रोता था और खुद को चोट पहुंचाता था, अंततः आत्महत्या का सहारा लेता था। इन विचारों ने पद्मा को चकित कर दिया।
खासकर तब जब उसने उसके कारण अपना एकमात्र परिवार खो दिया था, गद्दारों की तरह जला दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। गुस्से ने उससे खुद वादा किया था कि वह उसे बर्बाद कर देगी, जैसे उसके भाई बर्बाद हो गए थे। तब से चीजें बदल गई थीं। वह मिली थी और उसने लोगों को खोया था। उसे अब भी वह दिन याद है जब उसका सबसे छोटा भाई सूर्या, जो सेना में शामिल होने वाला था, उसे शिकार सिखा रहा था। वे जंगल में थे, इंद्रगढ़ से घिरे जंगलों में से एक में, और वे एक सियार का शिकार कर रहे थे। पद्मा ने तीर का उपयोग किए बिना जानवर को भाले से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। वह चकमा खा गया और अपनी जान बचाने के लिए उसका पीछा करने लगा, यहाँ तक कि पद्मा ने उस पर कई तीर चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः जीत हुई। सियार वहीं लेट गया, जबकि पद्मा और सूर्या उसके पास चले गए। वह अभी भी सांस ले रहा था, क्योंकि तीर उसके पंजे में लगा था। अच्छा, ये तो कोई बात है, सूर्या की मधुर आवाज गूंजी। तुमने उसे नहीं मारा। पद्मा ने खंजर निकाला और घुटने टेककर हमला करने के लिए तैयार हो गई। तभी सूर्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, इसे छोड़ो, उन्होंने कहा। तुम दीवाने? पद्मा हंसी। सर्दियों के करीब आने पर हम अपने लिए एक अच्छा फल ले सकते हैं। मुझे पता है, लेकिन आप देखिए, कपड़े और खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपनी छोटी बहन को कुछ सिखाना। सूर्या ने कहा। तुम्हारे गुस्से ने इस जानवर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तुम जीत नहीं पाए। मैं नहीं जीता, मैंने इसे जमीन पर रख दिया है। वाह, उसने जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह नीचे है, आप नहीं जीते हैं। दुनिया ने हमें सिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हराना होगा, लेकिन मैं इसे इस तरह से नहीं देखता हूं। उसने तीर निकाला। सियार अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था, हांफ रहा था। तभी सूर्या ने एक कपड़ा निकाला और उस पर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम डाली और घाव पर लगा दी। दया और प्यार ही वह चीज है जिसकी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। सियार धीरे धीरे खड़ा हुआ और सूर्या या पद्मा पर हमला करने के बजाय, जो तुरंत पीछे हट गए थे, सियार ने पट्टे पर बंधे कुत्ते की तरह सूर्या को चाटा। सूर्य ने उसे कुछ भोजन दिया, जिसे सियार ने उसके हाथ से खा लिया, क्योंकि दयालुता, मेरे प्रिय, हमेशा प्रत्युत्तर देती है। पद्मा ने अब कमरे के बीच में खड़े होकर अस्त्र नीचे रख दिए। वह मोमबत्तियां लेने गई और उन्हें जलाने के लिए घुटनों के बल बैठ गई, जबकि विचार उसके अंदर उछल कूद कर टकरा रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही वह अस्त्रों तक पहुंचने ही वाली थी, आग की लपटें लगभग उन्हें छू रही थीं। लड़की ने नींद में ही करवट बदल ली। वह चुपचाप, निस्संदेह, चिंतित होकर पीछे हट गई। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। वह आगे आई और देखा कि उर्वशी ने अपना स्थान बदल लिया है और उसकी बाह के गद्दे के ठीक नीचे एक लकड़ी की आकृति है। इस पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई थी। इसमें शंक्वाकार नाक और परिभाषित सिर था। कमरे के सरसरी निरीक्षण से पद्मा को यह स्पष्ट हो गया कि जिस तरह पद्मा को प्राचीन सिक्के एकत्र करना पसंद था, उसी तरह उर्वशी लकड़ी की मूर्तियों से आकर्षित थी। नफरत करना आसान है, लेकिन माफ करना मुश्किल है। वह घूमी और उसकी नजरें अर्जुन से मिली। वह उसे देखते ही लगभग चीख पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी हथेलियां उसके होठों पर रख दी। वह यहाँ क्या कर रहा था? वहाँ कौन है? उर्वशी की आवाज कमरे में गूंज उठी। जैसे ही उसकी आंखें धीरे से खुलीं और उसने कमरे में पद्मा और अर्जुन को देखा। आप कौन हैं? वह बिस्तर के कोने पर टिक गई। इस प्रक्रिया में उसका नाइट गाउन सिकुड़ गया। अपने खिलौने को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने बहादुरी का परिचय दिया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? पद्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या कहे। अर्जुन स्वयं भ्रमित थे। तुम हत्यारे हो, है ना? पिताजी ने मुझे तुम्हारी तरह के बारे में सब बताया, लेकिन तुम कौन हो? पद्मा ने अर्जुन को देखकर मुंह बना लिया, जिसने उससे कहा, हमें जाना होगा। रक्षक! उर्वशी चिल्लाई। पद्मा के दिल की धड़कन बढ़ गई। जैसे ही उसने जमीन से अस्त्रों को उठाया, आगे बढ़ी और अर्जुन के साथ खिड़की से कूद गई, इस बात की परवाह किए बिना कि वे अपनी मौत के लिए कूद रहे थे। उसे इसका एहसास हवा में ही हुआ जब अर्जुन ने किले की दीवारों पर अपनी दरांती का इस्तेमाल किया, जब तक कि उनके पैर जमीन पर नहीं लगे और वे दूर भागने लगे। क्यों किया? तुम मेरे पीछे आओ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं किया है। अर्जुन उसके बगल में दौड़ रहा था, लेकिन आपको मुझे कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने से रोकने की कोशिश में, कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करना चाहिए था। वह उलझन में थी और हाफ रही थी। उसकी भागदौड़ की मेहनत से उसके शब्द उलझ रहे थे। वे उस दीवार की ओर बढ़ रहे थे जो किले के पीछे की ओर जाती थी। लेकिन अब
घंटियां बजाई जा रही थीं और सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। वे अस्तबल के पार से अपने पीछे चल रहे घोड़ों की आवाज सुन सकते थे। पद्मा दीवार की ओर बढ़ी, उसके अंग कलाबाजी से उछल रहे थे जब तक कि वह किनारे पर नहीं पहुंच गई। उसका एक पैर दूसरी तरफ लटका हुआ था, जबकि वह अर्जुन को पकड़ने के लिए नीचे झुकी। उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन वह कूद नहीं सका। उसने छलांग लगाने के लिए दरांती का उपयोग किया और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका चेहरा एक दर्दनाक अभिव्यक्ति में विकृत हो गया। वह पीछे गिर गया, खड़ा होने में असमर्थ हो गया। वह पीछे मुड़ा और पद्मा ने देखा कि एक तीर उसे बींध चुका है। पद्मा पर अनेक अग्नि बाण छोड़े जा रहे थे, परंतु वह उनमें से अधिकांश से बच रही थी। चलो भी। अर्जुन अभी भी ऊपर जा रहा था, उसके पैर संघर्ष कर रहे थे। तभी एक और तीर उसके एक पैर पर लगा। मैं नहीं कर सकता। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा चांद की तरह पीला था, उसकी आंखों में आंसू थे। अब छोड़ दे, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना नहीं। अगर तुम रुकोगे। शिकारी कुत्तों की भौंकें अब वास्तव में करीब थीं। वे तुम्हें और मुझे मार डालेंगे। हमें से एक को कल्कि के साथ रहना होगा। मुझे कल्कि की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। अर्जुन मुस्कुराया। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप वास्तव में मेरी परवाह करते हैं, तो जाएं और उसकी रक्षा करें। कृपया उसके साथ रहें और उसे वहां ले जाएं जहां उसे जाना है। कृपया मुझसे वादा करें। उसने अपना हाथ बढ़ाया। जब सैनिक अंततः करीब आ गए तो पद्मा ने उसका हाथ पकड़कर सिर हिलाया। शिकारी कुत्ते ने अर्जुन पर छलांग लगा दी, लेकिन अपने हाथ के तेज झटके से अर्जुन ने उसके चेहरे को नोच लिया और उसे दूर फेंक दिया। अभी जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। और फिर एक और तीर ने उसे चोट पहुंचाई और उसे चट्टानी दीवार के खिलाफ धकेल दिया गया। उसके मुंह से खून बहने लगा, जो उसके अंगरखा के ऊपर जमा हो गया। पद्मा ने एक बार, शायद आखिरी बार, अर्जुन की ओर देखा। एक टूटा हुआ लड़का जिसने पद्मा की तरह ही दुनिया को उसकी सच्चाई के लिए देखा था और जो पद्मा के विपरीत अपनी मृत्यु को प्राप्त करने वाला था। वह इसके लायक नहीं था। उसने किया, और वह चाल चली और जितनी जल्दी हो सके दौड़ते हुए दीवार से नीचे कूद पड़ी, जैसे उस पर आग के तीरों की बौछार होने लगी। लंबे समय में पहली बार पद्मा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकी। रत्री काली को अपने घर के अंदर ले गई, लेकिन काली ने इधर उधर घूमने का फैसला किया। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। रत्री ने देखा, एक बाज की तरह सूंघ रहा था और अपने कानों को आगे पीछे कर रहा था, जैसे कि वह जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो। रत्री उसे अपने अध्ययन कक्ष में ले गई, लेकिन काली ने कोको और विकोको को दूसरे कमरों की जांच करने के लिए पीछे भेज दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, उन्होंने अपनी आवाज ठंडी और हिसाब किताब करते हुए कहा। मेरा कद इतना बड़ा हो गया है कि कई लोग मुझे मारना चाहते हैं। औपचारिक जांच और टोह लेने की प्रथा है। कृपया मेरा नेतृत्व करें। रत्री अपनी स्टडी के विपरीत दिशा में बैठी थी, जबकि काली आगे आकर उसके सामने बैठ गई। तुम्हारे पास एक अच्छा यक्ष सेवक है। उसने यक्ष के सिर पर हाथ फेरा। पानी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे नहीं लूंगा। कुमार मन ही मन बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। काली ने कमरे का अध्ययन किया, जबकि रत्री उसे देखती रही। सन्नाटा उसे मार रहा था और भगवान का शुक्र था कि उसके पास एक तहखाना तैयार था, जहां घर से बाहर खुले में जाने का एक रास्ता था। यह ऐसी ही आपातकालीन स्थितियों के लिए था, क्योंकि वह बुरी तरह से प्रचार में फंसी हुई थी और जानती थी कि एक दिन उसे भागना होगा जब उसके घर को तलवारबाजों और तीरंदाजों ने घेर लिया होगा। वे चले गए होंगे, क्योंकि कोको और विकोको अपना सिर हिलाते हुए लौटे और काली ने उनकी ओर सिर हिलाया। कोको और विकोको अब तक लोकप्रिय हो चुके थे, जुड़वा बच्चे जिन्होंने शहर को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। वे हर जगह थे और अधिकांश लोग उनके विशाल, क्रूर व्यक्तित्व से डरते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, वेदांत ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। यह शर्म की बात थी कि उसने सरकार में आपकी सीट छीन ली और आपको एक फैंसी उपाधि के साथ लाइब्रेरियन के रूप में प्रभारी बना दिया। लेकिन हम दोनों इसे जानते हैं, तुमसे छुटकारा पाना था। रत्री जोर से मुस्कुरा दी। यह आदमी क्या हासिल कर रहा था? करीब से देखने पर रत्री देख सकती थी कि कैसे उसकी नसें उसकी त्वचा से बाहर निकल रही थीं। वह याद करते हुए कहती हैं, वह अलग दिखते थे। उनका चेहरा काफी सुंदर था, लंबे बाल थे और आकर्षक, निहत्था मुस्कान थी। कम से कम उसने तो यही देखा था जब वेदांत शहर के नए नेताओं की घोषणा कर रहा था और वह कई रईसों में से थी जो तालियां बजाने के लिए मजबूर थी। वह बदल गया था, लेकिन किस चीज ने उसे ऐसा बना दिया था?
ये तो वही जानता था। वेदांता की आपके मामले में निर्णय लेने की समझ कमजोर थी, इसलिए मैंने उसकी जगह लेने का फैसला किया है। किसके साथ? काली मुस्कुराई जैसे यह स्पष्ट हो। ओ, रत्री ने सहजता से सिर हिलाया। आप? हाँ, मैंने अब राजा बनने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मामलों ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सरकार में कई लोग ऐसा सोचते हैं। हमने हिसाब लगाया और देखा, मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? मैंने वेदांत से पूछा। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वेदांत के बारे में जितना जानती थी, वह ऐसा नहीं कह सकता था। शायद तथाकथित बेतुका हिसाब रिश्वत, जबरदस्ती या यहां तक कि काल्पनिक था। लेकिन मैं, जो अब इस शहर का एक समझदार नागरिक हूं, ने फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपका वोट लेने के लिए यहां आया हूं। आपका क्या प्रस्ताव है? क्या आपको लगता है कि मैं राजा बनने में सक्षम हूं? वह अजीब हरकतें कर रहा था। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि काली जैसा व्यक्ति अपने शासन को वैध बनाने के लिए वोट पाने के लिए एकमात्र पदाधिकारी के घर जाने की जहमत उठाएगा। आपकी चुप्पी मुझे सकारात्मक प्रतिक्रिया का आश्वासन देती है। उन्होंने सिर हिलाया। मुझे खुशी है और निश्चित रूप से इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद। उन्होंने बाहर गए अपने गार्डों को इशारा किया। उनकी आवाज ऊंची थी। आप ऐसा करने के लिए काफी दयालु रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि किताबें स्वर्ग का रास्ता है और हम सभी उस रास्ते पर जा सकते हैं यदि हमें से अधिक लोग पाठक बने। आपने एक स्वस्थ साहित्यिक विरासत का निर्माण किया है। जैसे ही उसके गार्ड हाथों में विशाल टेराकोटा बर्तन लेकर आगे आए, उसने सिर हिलाया। जब मैं देखता हूं कि शहर में क्या हो रहा है, तो मुझे अक्सर उस गांव की यादें ताजा हो जाती हैं जहां मैं अस्थायी तौर पर रहता था। वहां एक दर्जी की छोटी सी दुकान थी जिस पर मैं रोलर का काम करता था। आप जानते हैं कि क्या होता है रोलर है? रत्री ने सिर हिलाया। काली ने कहा, यह सबसे कम महत्वपूर्ण और सबसे उबाऊ काम है जिसे आप सोच सकते हैं। आपको दर्जी द्वारा दिए गए कपड़े लेने होंगे, उन्हें रोल करना होगा और पैक करके रखना होगा। बस इतना ही। वैसे भी हम एक खलिहान में काम करते थे। हमें एक दिन एक ग्राहक मिला जो हमसे लिए गए पैसे वापस करने के लिए कह रहा था। और ध्यान रहे, हमने अपने काम के लिए मामूली सिक्कों के अलावा कुछ नहीं लिया। हमने पूछा कि उसने हमें अपना कपड़ा दिखाया जो फटा हुआ था। जब वह अपने सिक्के लेने के बाद चला गया तो हम चारों ओर देखने लगे। मिला? रत्री चुप रही। चूहे सभी घास के अंदर छिपे हुए हैं। जब भी हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, हम नहीं कर सके क्योंकि वे भागने में सक्षम थे। वे छोटे जीव। हमने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वे हमारे कपड़े फाड़ने में कामयाब रहे और हम हार रहे थे। व्यवसाय। लोगों ने कहा कि हमने अपना काम ठीक से नहीं किया। हम बेरोजगारी के कगार पर थे जब मेरे मालिक दर्जी को एक विचार आया कि उसने क्या किया। नहीं, उसने क्या किया? उसने खलिहान जला दिया। उसके रोजगार के बारे में क्या? वह खलिहान फिर से बना सकता था, लेकिन वह चूहों को नहीं मार सकता था। इसलिए उसने खलिहान को जला दिया। यह एक सुंदर दृश्य था। वह रुका। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ जीतने के लिए आप कुछ खो देते हैं। रत्री ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए उन टेराकोटा बर्तनों को देखा जिन्हें गार्ड पकड़ रहे थे। अंततः उसे एहसास हुआ कि यह क्या था, पूरी कहानी। क्या हो रहा है? काली ने खड़े होकर घोषणा की, मेरे सम्मान का प्रतीक। उसने कोको और विकोको को संकेत दिया, जिन्होंने हर जगह पानी फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें पवित्र द्रव्य से आशीर्वाद दे रहा हूं। लेकिन गंध एक उपहार थी। रत्री खड़ी हुई और मेज के नीचे से, जहां चाकू चिपका हुआ था, बाहर निकाला। यह तेल है, इसलिए यह पवित्र है। आग वह जगह है जहां मैं बड़ा हुआ हूं और यह आग है जहां आप मरेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने अपना ब्लेड हवा में उछाला, लेकिन वह काली तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वह इतना तेज था कि उसने उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार से टकरा दिया। कोको और विकोको ने घर में आग के लैंप का इस्तेमाल किया जिससे वे बिखरे हुए तेल के पार दौड़ सकें। जैसे ही उसे दीवार के सामने बंधक बनाकर रखा गया था, वह अपने चारों ओर अपने घर को जलता हुआ देख सकती थी। जली हुई लकड़ी और कागज की गंध उसकी नाक में समा रही थी। मेरे पास शहर में कौवे हैं जो मुझसे बात करते हैं। मेरे कानों में उन काफिरों के बारे में फुसफुसाते हैं जिन्होंने मेरे शहर को भ्रष्ट कर दिया है। और अनुमान लगाओ कि उन्होंने हाल ही में किसके बारे में फुसफुसाया था। वह उसके कानों में फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। आप? कौवे? बिल्कुल, जासूस, मुखबिर। लेकिन कौन? पद्मा? क्या यह वह थी?
नहीं, क्या यह कल्कि था? अरे नहीं, जब वे लौट रहे थे तो क्या काली ने उनका पीछा किया था? यह संभव हो सकता था। हमें चले जाना चाहिए महाराज, विकोको ने अचानक शोर सुनकर कहा। और तभी कुमार ने तलवार लेकर हमला करने की कोशिश करते हुए प्रवेश किया और ऐसा करने में सफल रहा क्योंकि उसने विकोको के बख्तरबंद पैर को काट दिया। कोको विकोको के पास आगे आया और यक्ष का सिर काट दिया। रत्री सदमे में चिल्लाई, उसके फेफड़े धुएं से जल रहे थे, वह खांस रही थी और रो रही थी। विकोको अपने शरीर पर खून से सने स्टंप को छूते हुए कराह उठी और उसने कमरे में कुमार के सिर पर लात मारी। वे हमेशा इतने छोटे बेवकूफ होते हैं। काली ने आह भरते हुए उसे दीवार के खिलाफ धकेल दिया क्योंकि उसे दर्द महसूस हो रहा था जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। रत्री ने जमीन पर गिरे खंजर को फेंका जो काली की गर्दन में गहराई तक घुस गया। काली रुक गई। उसका हाथ ब्लेड की ओर बढ़ा। उसने शांति से उसे बाहर निकाला, उसके खून को देखा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। उस पर इसका कोई असर भी नहीं हुआ। अच्छी कोशिश है मेरी महिला। शायद अगले जीवन में आप सीख सकें कि भगवान को मेहेज ब्लेड से नहीं मारना चाहिए। उसने आंख मारते हुए उसे आग में छोड़ दिया। वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसने खुद को आग से बचाने की कोशिश की जिसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। रत्री को अपने फेफड़ों में जलन महसूस हो रही थी क्योंकि कमरे में सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मरने से पहले उसका आखिरी सुसंगत विचार उसके सिर के पास एक जोड़ी पैरों को देखना था। लेकिन क्या कुमार पहले ही मर नहीं चुके थे? नहीं, पैर किसी और के नहीं बल्कि बाला के थे जो उसे बचाने आया था। क्या हुआ? उसने उसे पुकारा लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकले। आप लौट आए। रत्री मंदमंद मुस्कुराई जब बाला उनके चारों ओर जल रहे मलबे को तोड़कर उन दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे करना ही था। मैं जिस सबसे अद्भुत व्यक्ति से मिला उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वह रुका। उफ, तहखाने का दरवाजा बंद है। जब छत अचानक ढह गई तो उसे मंदमंद एहसास हुआ कि वह आकाश में तारे देख सकती है। उसने अपनी दृष्टि केंद्रित करते हुए अपना सिर घुमाया जब उसे एहसास हुआ कि उसके पूरे घर में आग लग गई है। खत्म हो गया। वह सब कुछ जो उसके पास था या जो वह कभी रखती होगी, उसका साथी कुमार। और फिर उसे अपनी स्थिति में अचानक बदलाव महसूस हुआ क्योंकि बाला की भुजाएं कमजोर हो गईं और वह जमीन पर गिर गई। उसने ऊपर देखा। बाला की छाती में 2 तीर लगे। रत्री ने मुड़कर काली को विकोको और कोको के साथ देखा जो धनुष बाण चला रहे थे। बाला ने अपनी गदा निकाली और बाणों को तोड़ डाला जबकि उसकी छाती से खून बह रहा था। आपको दौड़ना चाहिए। काली ने जम्हाई ली। जैसे ही वह आगे आया, कोको और विकोको को अपने हथियार रखने दिए। उसकी आंखें झपकीं जब वह रत्री की ओर मुड़ा जो अभी भी जमीन पर थी। मैंने तुमसे कहा था, चूहे तभी बाहर आते हैं जब आग लगती है और फिर वे मर जाते हैं। वह हाथ में तलवार लेकर उसके करीब था जब बाला ने उसे रोका। रत्री चिल्लाई, बाला को यह समझाने की कोशिश की कि काली किसी तरह ब्लेड और अन्य हथियारों से प्रतिरक्षित थी जबकि सब कुछ एक ही बार में हुआ था। बाला ने गदा को तोड़ दिया लेकिन इससे पहले कि वह काली को मार पाता, उसके हाथों ने उसे रोक दिया और उसने बाला की मोटी भारी भुजा को आसानी से मरोड़ दिया। उसके कंधे के जोड़ और हड्डियों को चीरते हुए काली ने उसी समय अपनी तलवार बाला की गर्दन में भोंक दी जिससे वह तिरछा हो गया और उसकी आंखें निर्जीव हो गईं। फिर उसने तलवार ऊपर की ओर घुमाई जिससे उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। बाला का शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। रत्री की आंखों में आंसू छलक रहे थे। काली के प्रकोप से नष्ट हुए उसके चेहरे को देखकर वह उसकी ओर बढ़ी। यह नहीं हो सकता। और वह कर्कश होकर मुड़ी। उसकी आंखें जहरीली थीं। जैसे ही वह उस गदा की ओर बढ़ी जिसे बाला ने पकड़ रखा था, काली ने उसकी पीठ पर एक तलवार लाई, उसे छेदते हुए जमीन पर पटक दिया। वह पीछे हट गई और फिर शांत पड़ी रही। उसकी आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। कल्कि ने सोचा कि उसने सब कुछ देख लिया है जब तक कि घर के अंदर आग नहीं भड़क गई जहां से वे बचकर निकले थे। सुरंग उन्हें उससे काफी दूर ले गई थी और वह खुश था कि वह उस मनहूस आदमी काली से दूर था। लेकिन तभी घर में आग लग गई और कल्कि ने बाला को जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रही। मुझे जाना होगा भाई, उसने कहा था। कल्कि ने, उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसके जोड़ों में दर्द हो रहा था, अपना सिर हिलाया। नहीं, वह तुम्हें मार डालेगा। मैं रत्री को मरने नहीं दूंगा। और कल्कि समझ गई कि बाला क्या महसूस कर रहा है। ऐसा ही उसे महसूस हुआ था जब वह शंबाला के मैदानों में दौड़ रहा था और उसने लक्ष्मी को मृत पाया था। वह इसे समझता था
लेकिन वह जानता था कि अगर वह गया तो बाला गंभीर संकट में पड़ जाएगा। सुरक्षित रहें। बाला ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास है भाई, मुझे कारण पर विश्वास है। फिर से व्यवस्था वापस लाओ। और वह पूरे मैदान में तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। कल्कि वहीं रह गए। आग के कारण घर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। अर्जुन कहाँ था? नई लड़की पद्मा कहाँ थी? सब कुछ इतना भयानक क्यों था? 1 घंटा हो गया था और जिस घर में वह रहता था वह अब राख हो गया था। इसके आसपास लोग जमा हो गए थे, लेकिन कल्कि को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। कल्कि शुको को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ने लगा, तभी कृपा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। चलो चलते हैं, भार्गव हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे पहाड़ों में किसी आदमी की परवाह नहीं है। यह मेरा परिवार है। कल्कि दांत पीसते हुए चलने लगा। वह मैदानों तक पहुंचा और बाहर निकला ही था कि उसने अपने सामने हृदय विदारक दृश्य देखा। लोगों के एक समूह ने उसकी ओर देखा, कुछ ने उसे उस कैदी के रूप में भी पहचाना जो उड़ते हुए रथ पर भाग गया था। कल्कि को अपने सामने 2 लाशें मिलीं, जिनका भयानक तरीके से नरसंहार किया गया था। यह बाला थी, उसका चेहरा नष्ट हो गया था, और रत्री उसकी रीढ़ से निकली हुई तलवार थी। कल्कि के जमीन पर गिरते ही कृपा ने उसे पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी मुट्ठियां नफरत से भिंच गई थीं। कृपा हांफने लगी और उसने कल्कि को खींच लिया। आप इसे नहीं देख सकते, मुझे उसे मारना है, उसने कहा। उसका दिमाग उस समय तक भटक गया था जब उसने बाला के साथ रेसिंग प्रतियोगिता लड़ी थी। लक्ष्मी को कल्कि से नफरत हो गई होगी अब जब उसने उसकी चाची को भी मरने दिया था। सभी मौतें अब उस पर भारी पड़ रही थीं। होगा, लेकिन हर कोई तुम्हें पहचानता है दोस्त। मेरे साथ आओ। उसने उसे भीड़ से दूर धकेल दिया। कल्कि ने बूढ़े को धक्का देकर दूर कर दिया। तुम समझे नहीं, मुझे अब उसे मारना होगा। कृपा वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं। और फिर क्या? पिछली बार की तरह फिर से पकड़े जाओ, जब तुम पूरी वीरता के साथ दुरुक्ति के सामने गए थे। क्या तुम फिर से फंसना चाहते हो, उस दुष्चक्र में फंसना चाहते हो और हमें तुम्हें मुक्त कराते रहना चाहते हो? अब कोई हम नहीं है। पीछे से आवाज आई। ओह, देवताओं के प्रेम के लिए, कृपा ने गुर्राते हुए कहा। कल्कि का सामना एक लंबी, फुर्तीली लड़की से हुआ, जिसकी आंखें चतुर थीं और बाल चांदी जैसे थे। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। जैसे ही वह आगे आई, कल्कि को एहसास हुआ कि वह रो रही थी। पद्मा ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन उसने नहीं सुना। आपका क्या मतलब है? कल्कि अब हांफ रही थी। अर्जुन मेरे पीछे पीछे वेदांत के महल तक गया। उसकी आवाज शांत थी। नहीं, कल्कि ने हांफते हुए कहा, उसके बुरे सपने सच हो रहे थे। क्या वह भी मर गया? मुझे नहीं पता। वह फिर रोने लगी। कल्कि ने उसके कंधों को पकड़कर जोर से भींच लिया, जिससे वह घबरा गई। तुम्हें कैसे पता नहीं कि वह मर गया या नहीं? मैं देख नहीं सकी। उसका गला भराया। उसे छोड़ दो। कृपा चिल्लाया। कल्कि का हाथ पकड़ लिया और उसे लगा कि उसके ऊपर एक बल आ गया है। उन्होंने पद्मा को छोड़ दिया। वह वहीं जमीन पर चुपचाप लेटी रही। कल्कि ने ऊपर देखा। दूर से वह हवा में धूल उड़ाते हुए खुरों को देख सकता था। ये मानव सैनिक थे। हमें अब निकलना होगा, जल्दी। कृपा ने आग्रह किया। मैं नहीं कर सकता। मुझे जांचना होगा कि क्या वह ठीक है। वह मर चुका है। कृपा चिल्लाया। ठीक है? अर्जुन मर गया है, बाला मर गया है और रत्री मर गई है, और यदि आप यहां लंबे समय तक रहे तो हम सभी भी मर जाएंगे। अब मुझे पता है कि आप हम में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें जाने की जरूरत है। हम सभी दोस्त। मैं जानता हूं कि तुम काली को मारना चाहते हो और उसने यह सब किया है, और मैं तुमसे सहमत हूं। उसने कल्कि का चेहरा पकड़ लिया और एक पल के लिए कल्कि को लगा कि वह उसे बेटे की तरह देख रहा है। लेकिन आप दुरुक्ति का प्रकरण दोबारा नहीं होने दे सकते। आप वहां जाकर पकड़े नहीं जा सकते, कैद नहीं हो सकते। आप योगी के तरीके सीख कर लौटेंगे और अधर्म को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन उसके लिए हमें जाने की जरूरत है। अर्जुन ने उससे कहा था, अगर मुझे कुछ होता है तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नहीं, कल्कि ने यह विश्वास करना चुना कि अर्जुन जीवित है और ठीक है, और वह किसी तरह जीवित रहेगा। शुको भ्रमित होकर अपने पंख फड़फड़ा रहा था जब तक कल्कि को एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया है और उसे शांत होना होगा। शुको फिर से उसके कंधे पर बैठ गया। क्या आप हमारे साथ आएंगे? कृपा ने पद्मा से पूछा।
कल्कि ने पद्मा की ओर देखा और इससे पहले कि वह सहमत होती, दोनों के चेहरे पर अपराधबोध और शर्मिंदगी के भाव दिखे। उसने अपने आंसू पोंछे। कल्कि को उसे चोट पहुंचाने के लिए दोषी महसूस हुआ, लेकिन केवल एक पल के लिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने कहा। कल्कि ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन तभी उसने कुछ न बोलने का फैसला किया। वह दुहक और क्रोध से अभिभूत था। नगर के लोग देख रहे थे कि मानव सैनिक निकट आ रहे हैं। चल दर, कृपा ने उसे अपना हाथ दिया। हम कैसे? उसने शब्द ढूंढने की कोशिश की। हम कैसे बचेंगे? मुझे शहर के एक दोस्त से कुछ घोड़े कतार में मिल गए हैं, वह हमें परिवहन उपलब्ध करा देगा। कल्कि ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर सिर हिलाया और अपनी टूटी हुई नई टीम के लोगों की ओर देखा। उसने उस आदमी को देखा जिस पर वह भरोसा नहीं कर सकता था, और उस महिला को जिसने उसके भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था, और वह निश्चित नहीं था कि वह उनके साथ यात्रा के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कमजोरों और गद्दारों के लिए मौत ही एकमात्र रास्ता था। जब बात काली की आई तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। वे इस भूमि के मैल से भी बदतर थे, एक दूसरे के विरुद्ध फेंके गए और खड़े किए गए थे। उन्हें सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। वे चाहिए, वह उनसे नफरत करता था। उन्होंने कल्कि के साथियों के साथ जो किया वह बिल्कुल वैसा ही था जिसके वे हकदार थे, और शायद इससे भी अधिक यदि उनके पास समय होता। लेकिन उसे जाना पड़ा। लोग इकट्ठा हो रहे थे और अपने नए राजा को सड़कों पर हत्यारा बनते देखना अच्छी छवि नहीं थी। आखिरकार उन्हें उसका सम्मान करना ही था। दुरुक्ति भी इसी भाग्य की हकदार थी, लेकिन वह उसकी बहन थी। उनके बीच खून उसे कुछ भी करने से रोका, लेकिन वह जानता था कि उसे उससे क्या लेना देना है। वह उसे सिमरिन, उसकी दासी जो उसकी जासूस थी, के नियंत्रण में रखेगा। जब भी दुरुक्ति उपद्रव करती थी या कुछ करने की कोशिश करती थी तो उसने उससे बात करने के लिए उसे सोना दिया था। लेकिन जब भी उसने उसका चेहरा देखा तो कोमलता ने उसे कुचल दिया। अब जब वह वहां खड़ा था उसके कमरे में, उसने उससे पूछा, क्या तुम राज्याभिषेक के लिए आओगी? वेदांत से ताज हासिल करने में उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। नागा नेता मर चुके थे, मनसा को छोड़कर, जिसकी मौत के बारे में उसने झूठ बोला था। वह निश्चित रूप से वापस नहीं लौटेगी। वेदांत डर गया था और काली ने इस डर को बढ़ावा देने का इरादा किया था। दुरुक्ति खिड़की पर बैठी तारों को देख रही थी। खूनी क्यों है? तुम्हारी छाती। काली अपने विचारों में इतना उलझा हुआ था कि वह अपने अस्तव्यस्त शरीर के बारे में भूल गया था। मैं कुछ व्यवसाय संभाल रहा था। क्या तुमने उसे मार डाला? उसने पूछा। निश्चित रूप से उसने उसके बारे में बात की थी। कल्कि, शंबाला का रहस्यमय ग्रामीण। बस इसी वजह से काली गांव को जलाना चाहता था, लेकिन तब उसने तर्कवितर्क की सारी समझ नहीं खोई थी। हाँ, उसने झूठ बोला। वह बदल गई। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। अच्छा, आपको क्या हुआ? मैंने बस सोचा था कि वह एक अलग व्यक्ति था, लेकिन वह नहीं है। काली उसके पास आई और उसके हाथ पकड़ लिए। उसने उसकी ओर कठोरता से देखा। उसकी भौहें ऊंची हो गईं। काली ने आह भरते हुए कहा, मैं हाल ही में किए गए अपने कार्यों के लिए माफी मांगता हूं। मैं आहत और क्रोधित था। मार्तंजा के पास लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका था। उसने मुझे आश्वस्त किया कि आप उसके साथ प्रेमी थे। तुम्हें मेरी जान से ज्यादा शहर की परवाह करनी चाहिए, लेकिन आपका जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। काली उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह पीछे हट गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें कितनी दूरियां आ गई थीं, वह अब भी उससे प्यार करता था और वह जानता था कि नफरत के बावजूद वह भी उससे प्यार करती थी। तुम्हारे अंदर क्या घुस गया था? उन्होंने कल्कि के बारे में कहा। कुछ लोग आपके अंदर की सबसे बुरी चीज को सामने लाते हैं। वह अपने लिए बहुत ताकतवर था, ठीक वैसे ही जैसे काली था। शायद वह भी सोम के अधीन हो गया था। हमें से हर एक का एक स्याह पक्ष है और अंततः वह सामने आता है। यह योजनाबद्ध नहीं है। उसने अपना हाथ उसके चारों ओर कस लिया। लेकिन कुछ लोग आप में सर्वश्रेष्ठ भी लाते हैं। हमारे हालिया झगड़ों के कारण मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप जो चाहते थे उसे करने का आपका अपना अधिकार था। दुरुक्ति ने अपने दांत भींच लिए और उसे जितना जोर से थप्पड़ मार सकती थी, मारा। काली ने शांति से आह भरते हुए इसे ले लिया। मुझे लगता है कि मैं इसका हकदार था। तुम मेरे मालिक नहीं हो, भाई। तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसके हकदार हो। क्या इसका मतलब यह है कि आपने मुझे माफ कर दिया? उसने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। काली आगे आई, उसे गले लगाया
और थोड़ी देर तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जब तक कि उसने राहत में उसे वापस गले नहीं लगा लिया। वह पीछे हट गया और उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगा। क्या तुम मेरे राज्याभिषेक के लिए आओगे? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? काली को अच्छी तरह पता था कि उसे खुश करने के लिए क्या कहना है। हाँ, आप करते हैं। यदि आप नहीं चाहते तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके गाल पर एक मुस्कुराहट तैर गई। मैं करूंगा। उसे यकीन नहीं था कि उसका यही मतलब था या चीजें वापस सामान्य हो गई थीं, लेकिन कम से कम इसका दिखावा तो यही था। वह ज्यादा देर तक इसका आनंद नहीं उठा सका क्योंकि उसके पीछे से एक आवाज आई। कोको की परिचित आवाज में कहा गया, महाराज, अस्पताल के लोग अस्पताल से लौट आए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। रखें, शब्द ने दुरुक्ति को चिंतित कर दिया। जो दवा मैं तुम्हारे लिए लाया था उसका तुमने क्या किया? मेरे प्रिय, उसने बड़ी कुशलता से अपनी उंगलियां उसके कॉलरबोन पर फिराईं। वे महज दवाएं नहीं थीं, वे एक अमृत थे, और दुख की बात है कि वे नष्ट हो गए हैं। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? और अधिक खोजें? काली ने ऐसा नहीं सोचा था। उसके शरीर का प्रत्येक अंग बेहतर से अधिक बेहतर महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन में पहले से अधिक फिट महसूस नहीं किया था और उसके मन में और अधिक की तलाश में यात्रा करने का ख्याल आया था। लेकिन फिर क्या उसे इसकी जरूरत थी? उसने इसकी एक थैली अपने पास रख ली थी, कहीं उसकी बीमारी दोबारा न लौट आए। लेकिन अभी के लिए वह संतुष्ट था। मैं एक राजा हूं, बहन। मेरे पास चिंता करने के लिए बेहतर चीजें हैं। उसने धीरे से उसके गाल पर चुंबन किया। हर चीज के लिए धन्यवाद। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, वह फुसफुसाया और उसका यही मतलब था। काली ने भव्य कमरे को छोड़ दिया, सिमरन पर नजर डाली जो अंदर जा रही थी। किले के बगीचे के पास मुख्य कक्षों की ओर कोको और विकोको के साथ काली के जाने से पहले उन्होंने एक नजर साझा की जहां उन्होंने प्रचारक को सूली पर चढ़ा दिया था। वह पहुंचा और देखा कि 5 आदमी पट्टी बांधे हुए और हाथ पीछे की ओर करके शांति से खड़े थे। उनके किले के और भी रक्षक उनके पीछे खड़े होकर पहरा दे रहे थे। वे सभी चिंतित दिख रहे थे। काली ने देखा कि वे सभी राक्षस मार्तंजा के आदमी थे जिन्हें सोम को सुरक्षित रखना था। क्या तुम्हें याद है? वह शांति से आगे पीछे चलने लगा। जब उसने उनके विशाल घायल शरीरों को देखा, वे अपराधी कौन थे? उन सभी ने ना में सिर हिलाया। यदि वे लौटें तो क्या आप उनमें से किसी को पहचान सकेंगे? वह अपनी उंगलियों से खेलता था, अपने नाखूनों को देखता था, उन्हें एक दूसरे से जोड़ता था। उनमें से एक ने सिर हिलाया। सामने खड़े हो जाओ, राक्षसों ने किया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रदम। प्रदम, काली ने सिर हिलाया। उस आदमी के सीने में एक बड़ा घाव था जो सड़ रहा था। अगर वे वापस आ गए तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्या आपने उनके चेहरों को ध्यान से देखा? हाँ महाराज, प्रदम ने कहा। अच्छा, काली दूसरों की ओर मुड़ी। कोको, विकोको, उन सभी को मार डालो। प्रदम हाफने लगा। कोको और विकोको ने तेजी से अपने सिर काट लिए। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन काली के अन्य रक्षकों ने चाकू मारकर उनके धड़ अलग कर दिए। प्रदम भयभीत होकर देखता रहा, जबकि काली ने उससे अपनी नजरें हटा लीं। चिंता मत करो, वे बेकार थे। रक्तपा, तुम्हारा मुखिया, अगर तुम उसके पास इस तरह लौटते तो वह उन्हें पहले ही विकृत कर चुका होता। मैंने तुम सब पर एक उपकार किया है। स्वयं बड़ा आदमी होते हुए भी प्रदम कांप उठा। काली के बारे में कुछ बात ने उसे भी भयभीत कर दिया। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे, चिंता मत करो प्रदम, तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। रहोगे नहीं? प्रदम ने कमजोर ढंग से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, आप शहर में राक्षस बल के नए कमांडर हैं। मैं रक्तापा को एक नोट भेजूंगा जिसमें उसे आपकी पोस्ट और उसके आसपास की परिस्थितियों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक सैनिक हूं। उसकी आवाज कमजोर थी। बस यही तो मुझे चाहिए। तुम उससे भी बढ़कर हो बेटा। उसने प्रदम को नष्ट राक्षसों के बीच में छोड़कर अपनी छाती थपथपाई और साथ ही उन्होंने प्रदम का चेहरा देखे बिना कहा, कल मेरा राज्याभिषेक है, कृपया स्वयं को उपलब्ध रखें। अंतिम राजा वेदांत के सामने आने पर काली खड़ी हो गई। जब उसने काली के सिर पर मुकुट रखा तो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान थी। लेकिन यह सिर्फ ताज नहीं था। उसने काली के ऊपर अंगूठियां, कंगन और हार सहित आभूषणों के कई अन्य टुकड़े रखे। काली के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने रेशम और फर से बना एक वस्त्र पहना था। वेदांत तालियां बजाते हुए चला गया, जबकि लोगों
रईसों और अभिजात वर्ग की एक पंक्ति उसे बधाई देने के लिए खड़ी थी। काली अपनी दाहिनी ओर मुड़ा और वेदांत को अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे ताली बजाते हुए देखा, जो पहली नजर में एक समस्या की तरह लग रही थी। उसमें ताली बजाने का शिष्टाचार नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। काली को इस अभद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह एक बच्ची ही थी। यहाँ तक कि उसने कुबेरा को भी हमेशा की तरह नकली प्लास्टिक की मुस्कुराहट देते हुए देखा। हालांकि वह प्रसन्न था कि काली उसके कट्टर शत्रुओं नागाओं को हराने में सक्षम था। दूसरे छोर पर उसने दुरुक्ति को देखा, जो आज सुखद लग रही थी। सिमरिन उसके पक्ष में थी। काली के पीछे कोको और विकोको समर्पित सैनिकों की तरह विपरीत दिशा में खड़े थे। प्रदम अपने राक्षस रक्षकों के साथ सबसे आगे था और अपने नए राजा के सामने घुटने टेक रहा था। काली बोलने के लिए खड़ी हुई। मुझे यह महान कर्तव्य जनता के आदमी अंतिम राजा वेदांत द्वारा प्रदान किया गया है। वह इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, यह देखकर कि मेरे पास काम करने के लिए बेहतर और अधिक प्रगतिशील विचार थे, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने उर्वशी की सुरक्षा के लिए उन्हें धमकी दी थी। मैंने नागा जनजाति को अपने शहर से बाहर निकाल दिया है। कई लोगों ने जोर जोर से इसकी सराहना की और काली को उन्हें शांत करना पड़ा। मैंने उन्हें उनके गृह नगर वापस भेज दिया। हालांकि ये झूठ था। उसने उन्हें यह सोचकर एक जगह रख दिया था कि मनसा ने उन्हें बुलाया है, और फिर उसने पास में तैनात धनुर्धारियों सहित प्रत्येक नागा को मार डाला था। इस प्रकार अधिक मानव सैनिकों को शामिल किया गया है और हम यथासंभव यथास्थिति बहाल कर सकते हैं। सभी ने तालियां बजाईं। उसने अभी अभी अन्य नागाओं के साथ युद्ध छेड़ा था, लेकिन फिलहाल उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उसने अपना समझौता तोड़ दिया था, लेकिन सभी झगड़ों को रोकने का यही एकमात्र तरीका था। निश्चित रूप से दावत, पेय और महिलाओं का आनंद लें। और यहां अप्सराएं अत्यधिक आकर्षक कपड़ों में नृत्य करते हुए प्रवेश करती हैं। काली ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि दुरुक्ति को शर्म आ रही थी, जबकि वेदांत ने उर्वशी का हाथ पकड़ लिया और वहां से चला गया। यह एक देखने लायक दृश्य था। काली अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसके हाथ उसके सिंहासन की भुजाओं से लटक रहे थे, जैसे उसने लापरवाही से खुद को स्थापित किया। उसके पास शहर के लिए बहुत अच्छी योजनाएं थीं, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। वह अब अन्य लोगों के लिए जाएगा। वह मजबूत था और वह वापस आ गया था। कोको आगे की ओर झुक गया, जबकि काली ने रईसों को वेश्याओं को देखने का आनंद लेते देखा। मेरे नाथ? हाँ, भगवान वेदांत चले गए हैं। मुझे पता है, काली खारिज कर रहा था। जैसा कि आपने अपने गार्डों को उसके किले में तैनात किया था, उन्हें तुरंत एक परिचित कैदी पर ध्यान देना पड़ा जिसे उन्होंने पहले देखा था। परिचित, आप कहते हैं? काली ने भौहें ऊपर उठाई। उसे यहां बुलाओ। ठीक है महाराज। और कुछ ही क्षणों में कैदी को अंदर लाया गया। उसका सिर एक बोरी में ढका हुआ था और हाथ एक तंग रस्सी से बंधे हुए थे। काली ने शराब पी और बोरी उठाने का इशारा किया। जब बोरा हटाया गया तो उसमें एक परिचित आकृति सामने आई। पूरे शरीर पर घावों के साथ वह लड़का वही था जिसे मुकदमे के दौरान कल्कि की उड़ान में सहायता करते हुए देखा गया था। प्रदम, जो वहीं खड़ा था, तुरंत काली की ओर दौड़ा और सिर हिलाया। यह वह है, मेरे प्रभु। उनमें से एक। काली ने आह भरी, अनाड़ी ढंग से चलते हुए और इस प्रक्रिया में अपनी शराब गिरा दी। जैसे ही वह कैदी के करीब आया, तो तुमने सोचा कि मेरी संपत्ति को नष्ट करना एक अच्छा विचार होगा? प्रदम ने हस्तक्षेप किया। महाराज, क्या मुझे उसे काट कर खोल देना चाहिए? नहीं, यह बहुत आसान होगा। उसने लड़के की ओर देखा और उसके कंधे को थपथपाया। हम उसके साथ कुछ मजा करेंगे। मौत बहुत जल्दी और बहुत आसान सजा है। तुम्हारा नाम क्या है, लड़के? लड़के ने जवाब देने के बजाय काली पर थूक दिया। काली ने लड़के के चेहरे पर लगे बड़े निशान को देखते हुए उसे मिटा दिया। नाम अर्जुन है, लड़के ने कहना शुरू किया, और यदि तुम अब और जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अभी मार देना चाहिए। काली को वह पसंद आया। ओह, उसे लड़का पहले से ही पसंद था। वह उग्र स्वभाव का था। हम देखेंगे, लड़के, हम देखेंगे। वह मरा नहीं था। दुरुक्ति को पता था कि कल्कि जैसा लड़का, जो अपने आप में बेहद शक्तिशाली है, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। काली उसे इस आधार पर विश्वास दिलाना चाहती थी, शायद उसकी उम्मीदें छीनने की कोशिश कर रही थी कि कोई नायक उसे बचाने आ रहा है। लेकिन दुरुक्ति को किसी हीरो की जरूरत नहीं थी। उसे सावधान रहना था। कल्कि द्वारा उसे एक पागल आदमी के साथ छोड़ने के बावजूद, जिसे वह कभी अपने भाई के रूप में जानती थी, उसे कल्कि से नफरत नहीं थी।
उसे दिखाना था कि वह उससे नफरत करती है ताकि वह काली के संदेह से बच सके। वह अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा। उन्होंने इन दिनों अलग तरह से अभिनय किया। उसे भी अलग महसूस हुआ। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह अलग दिख रहा था। कभी लहराते बालों वाले सुनहरी आंखों वाले लड़के की जगह एक गंजे आदमी ने ले ली जिसकी त्वचा अंगारों के रंग से मेल खाती थी। क्या यह सोम का प्रभाव था? जरूर। वह चाहती थी कि कल्कि उसे ले जाए, और उसके भीतर अभी भी एक खास हिस्सा था जो उसे थप्पड़ मारना चाहता था। लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक अलग रास्ता था और उसके पास यात्रा करने के लिए एक अलग रास्ता था। वह उस पर यह जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। अगर कोई व्यक्ति है जो इस समय काली की मदद कर सकता है तो वह आप हैं। उसे बचाएं, और यदि आप कर सकते हैं तो उसे बदल दें, कल्कि ने उससे कहा था। परिवर्तन अब व्यर्थ था। काली के मन में उथल पुथल मच गई थी। उसने वेदांत को यह धमकी देकर मजबूर कर दिया था कि अगर उसने शांतिपूर्वक गद्दी नहीं छोड़ी तो वह उर्वशी को मार डालेगा। सत्ता ने उसे अंदर तक भ्रष्ट कर दिया था। एक समय वह शांति के अलावा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन अब काली को कोई परवाह नहीं थी। जो भी उसका रास्ता रोकता वह उसे कुचल कर गिरा देता। उसने उन्हीं लोगों को धोखा दिया जिनके साथ उसने समझौता किया था और अपनी ही बहन के प्रति कटु हो गया। दुरुक्ति को कोई अपराध बोध नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसने गलत किया हो, या कम से कम उसे लगा हो कि उसने ऐसा नहीं किया है। वह भागना चाहती थी, लेकिन भागना कोई समाधान नहीं था। विनम्र जोड़तोड़ करने वाले लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और उसने ऐसा करने की योजना बनाई। और हाँ, वह चुप रहकर उसे बदलने की कोशिश करेगी। अरे हाँ, वह करेगी। उसे इस तरह देखकर उसे दुख हुआ। इसने उसे हर दिन मार डाला। वह वापस जाकर काली के साथ उसी तरह रहना चाहती थी जिस तरह वह सभ्यता से दूर एक सुखद अंत के साथ रहता था जो अब दूर की कौड़ी लग रहा था। आसमान ने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिया। तारे टिमटिमाते नहीं थे। हवाएं आसान और हल्की थीं, बस उसकी त्वचा पर धीरे धीरे चल रही थीं। लगभग जल चुकी मोमबत्ती ने उसे एहसास दिलाया कि उसने अपनी पोशाक सिमरिन को धोने के लिए दी थी, क्योंकि वह इसे अगले दिन पहनने का इरादा रखती थी। वह सिमरिन की तलाश में अपने कक्ष से बाहर निकल गई। वह कुछ समय से उसकी विश्वसनीय सहयोगी और मित्र थी, और भले ही काली का परिवर्तन सोमस को आत्मसात करने के बाद शुरू हो गया था, जैसा कि उसके द्वारा सुझाया गया था, वह शायद ही जानती थी कि इसका काली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह अंधेरे गलियारों में लापरवाही से चलती रही। राज्याभिषेक के बाद से उसने सिमरिन को नहीं देखा था। ओह, यह राज्याभिषेक कितना भयानक था। कुछ लोग खुश थे, जबकि अधिकांश ने खुलेआम काली से नफरत की थी। आज उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। उसने कुछ सैनिकों, मानवों को देखा जो खड़े होकर वर्तमान राजा के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में सब कुछ कैसे अस्तव्यस्त था। दुरुक्ति को देखते ही वे तुरंत चुप हो गए। दुरुक्ति ने उनकी निरर्थक गपशप पर ध्यान नहीं दिया। वह मुद्दे पर आई। क्या तुमने मेरी दासी को देखा है? उनमें से एक ने खांसते हुए जवाब दिया, ओह मेरी महिला, हमने आखिरी बार उसे उसके कमरे में देखा था। दुरुक्ति ने सिर हिलाया और उन लोगों को छोड़कर सिमरिन के क्वार्टर की ओर चल पड़ी, जो मुख्य इमारत से दूर और काली के किले में छोटे क्वार्टर के अंदर था। दुरुक्ति गलियारे में पहुंची, जहां आश्चर्यजनक रूप से गार्डों की कमी थी। दीवारें मोटे तौर पर तराशे गए पत्थर से बनी थीं, जबकि फर्श दोनों तरफ के मार्ग को रोशन करने वाले अग्नि लैंप से दिखाई देने वाली छाया से ढका हुआ था। आखिरकार वह सिमरिन के कमरे में पहुंची, तभी उसे कुछ सुनाई दिया। आवाजें थीं। निश्चित रूप से उनमें से एक सिमरिन थी, लेकिन दूसरी, यह अजीब लग रहा था। यह एक आदमी का था। इतनी रात को? सिमरिन ने दुरुक्ति को अपने जीवन में किसी भी पुरुष के बारे में अभी तक नहीं बताया था। उसने इंतजार नहीं किया। उसने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला और कमरे के अंदर झांका। अंधेरा था। कमरे में केवल 2 छोटी मोमबत्तियां धीमी रोशनी फेंक रही थीं। खिड़कियों पर पर्दा लगा हुआ था और ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय सिमरिन के, जो घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। दुरुक्ति आगे दरवाजा नहीं खोल सकी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो सिमरिन को उसकी उपस्थिति का पता चल जाता। प्रकाश ने सिमरिन को प्रकाशित किया। छाया की लंबी उंगलियां उसकी पीली त्वचा पर नृत्य कर रही थीं। मनुष्य या जो कुछ भी वह था, उससे निकलने वाली ऊर्जा या शक्ति की एक निश्चित आभा होती थी। दुरुक्ति देखना चाहती थी कि वह कौन है, और यह उसका पूरा अधिकार था, लेकिन वह पहले यह सुनना चाहती थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा काम, मेरे बच्चे, आवाज बोली। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी बूढ़े व्यक्ति की है, और फिर भी इसमें एक ठोस युवा मोड़ और ताल थी।
गुरु आपका धन्यवाद। सिमरन ने अपना सिर नीचे कर लिया। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। सफेद घोड़ा आपके चाचा के साथ उत्तर की ओर जा रहा है। वास्तव में आवाज तेज हो गई। यह डोमिनोज की तरह है। आप एक वार करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे मेरे तथाकथित पिता और उस आदमी की कहानी के बारे में दुरुक्ति को बताने के लिए कहा था जो अपनी पत्नी का इलाज ढूंढ रहा था। हाँ, यह काम किया, है ना? वह रुका। हालांकि यह कोई कहानी नहीं थी। यह निश्चित रूप से काम किया। वह मुस्कुराई। वह आदमी कौन था, मास्टर? और कौन? कल्कि के पिता। आप उससे मिले? उसकी आवाज कांप उठी। बिल्कुल। परछाइयां झिलमिला उठीं। वह मैं ही था जिसने उसे गुफा से सोम लेने के लिए मजबूर किया था। सिमरन ने निगल लिया। दुरुक्ति को लग रहा था कि वह कुछ ऐसा कहने वाली है जिसका उसे पछतावा होगा। मुझे डर है, मास्टर, सिमरन ने शुरू किया। मुझे आशा है कि जब मैंने बाजार में कार्ड पढ़े तो काली ने मुझे नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम अच्छे से छिपे हुए थे, लेकिन अगली बार अपने हथियारों को सावधानी से चुने। हम भाग्यशाली थे कि नागा को यह बताने से पहले ही मार दिया गया कि उसे किसने काम पर रखा था, लेकिन इसने हमारे पक्ष में काम किया। वासुकी इस पूरी गलतफहमी का शिकार था। आवाज तेज हो गई। मौतों के बारे में उत्साहित मत हो, सिमरन। हम जो करते हैं वह एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है। आप अपने चाचा की मदद क्यों नहीं करते, मास्टर? आखिरकार आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं। नहीं, दुहक ने उसके स्वर को खराब कर दिया। वह नहीं चाहता था कि इस बार पिछली बार की तरह लड़ाई हो, लेकिन मैंने किया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और अब जब मैंने इसे शुरू कर दिया है तो उसके पास वह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो वह नहीं करना चाहता था। सिमरन ने नम्रता से सिर हिलाया। आप वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मास्टर। आपने काली को जहर देकर उसे बीमार कर दिया है ताकि दुरुक्ति के पास उसके लिए सोमस लाने के अलावा कोई विकल्प न हो। समय? उससे बहुत पहले। वह रुका। उसकी आवाज में घरघराहट थी। आप कह सकते हैं कि मैंने उन दोनों को इसके बारे में जाने बिना ही ढाल लिया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि काली ही अधर्म होगी? उन्होंने कहा, मैंने ब्रह्मा की आंख का इस्तेमाल किया था। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता हूं, और मैंने देखा कि किस तरह की अराजकता लाई जाएगी। केवल एक अधर्म ही ऐसा कर सकता है। मैं माफी मांगता हूं, बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें यह सब पहले नहीं समझाया, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था, और इसलिए भी कि मैं अनिश्चित था कि तुम ये विवरण बता दोगे या नहीं। नहीं, कृपया माफी न मांगें, मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं। हालांकि सिमरन की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। वह कहाँ है, मास्टर? मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं अब सफेद घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने इसका उपयोग बहुत समय पहले ब्रेकिंग के दौरान यह देखने के लिए किया था कि क्या सब कुछ ठीक है, और मैंने झलक देखी थी कि कौन धर्म होगा और कौन अधर्म होगा भविष्य। सावधान रहें, मेरे प्रभु, उसने विनती की। चिंता न करें। और दुरुक्ति अब अपने आप को रोक नहीं सकी। उसे उस व्यक्ति को देखना था जो दृश्य में सभी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे सभी को नुकसान हो रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, ध्यान से अपना चेहरा ठीक किया और अपनी गर्दन आगे की ओर झुकाई, तो उसने उस प्रकाश को देखा जो उस आदमी से निकल रहा था। लेकिन स्वयं उस व्यक्ति को बहुत कम देखा जा सका। वह निश्चित रूप से एक प्रतिबिंब था, लेकिन फिर वह कैसे संवाद करने में सक्षम था? यह कैसा मायाजाल है? और तभी उसने इसे देखा। स्पष्टता की कमी के बावजूद एक स्पष्ट बात थी जो दुरुक्ति को चुभ गई, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके माथे पर चोट का निशान था। To be continued.